आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमको काफ़ी उम्मीद थी, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी जैसे बीजेपी अधिकार में आएंगी तो खैर तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये हम लोग सोच रहे थे। लेकिन इट वॉज दिस वन इल्यूशन एंड आई कॉल इट एज द डार्क एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सच में रियली खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहा नहीं। हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता है। yes, आप एक बहुत की फिगर थे उस पूरे स्टोरी में। तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है या गिरजाघर का पिलर है? एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed पर्सन। वो 10-headed पर्सन कौन है? रावण। अजियो प्रेजेंट्स द रणवीर शो में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी मेरे फेवरेट टॉपिक्स है किसी भी टीआरएस एपिसोड के लिए। अब तक 3 जबरदस्त आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं शो पर आज के आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी की दुनिया के एक लेजेंड माने जाते हैं। के मोहम्मद सर हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल थ्रू आउट हिज करियर। बहुत सारी चीजें करी है। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, आपको आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त लगेगा। दोस्तों आज की आउटफिट है स्टाइल बाय आजियो। अगर आपको ऐसी आउटफिट चाहिए तो आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए और तुरंत शॉपिंग शुरू कीजिए। आज के एपिसोड में के मोहम्मद सर हमें हिस्ट्री, असली भारतीय हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। एंजॉय द एपिसोड। के मोहम्मद सर, टीआरएस में आपका स्वागत है। कैसे हो? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हो इस देश के, जिन्होंने पूरी जिंदगी डेडिकेट की है देश को, पढ़ाई को, आज उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है पॉडकास्टिंग कल्चर की वजह से। यस मैंने आपको बाहर भी कहा कि आपके बहुत सारे फैंस हैं इंटरनेट पर। क्या आप ये जानते हो? नहीं, मुझे पता नहीं है क्योंकि हम लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है इन जो सोशल मीडिया वगैरह में इतना ज़्यादा दिलचस्पी लगते नहीं है। पर आपको क्यों लगता है कि लोगों की इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में? आपके अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है ये सब? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। अदरवाइज अगर 20-25 साल पहले इसको कोई तवज्जो देते ही नहीं थे, कोई इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। आर्कियोलॉजी वो तो खैर तो पुरानी चीज़ है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ये होगा बहुत लंबा बाल होगा, बहुत बड़ा बियर्ड होगा, एक बहुत ही डर्टी जो वो कुर्ता पहना होगा, वही लोग सोचते थे। लेकिन अब बदल गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सच क्या जाना है लोगों ने आपके अकॉर्डिंग? क्या जाना है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में? आर्कियोलॉजी के बारे में लोगों को तो बहुत कम पता है। ओके। लेकिन अब जो थोड़ा सा इसमें क्यूरियोसिटी, क्योंकि इट्स ए वेरी क्यूरियस सब्जेक्ट है, यू हैव टू डीमिस्टिफाई दिस आर्कियोलॉजी। ओके। हर एपिसोड के पहले मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। मैंने ये जाना है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कि आप लोगों को एक टॉपिक चुनना पड़ता है ओवरऑल खुद के करियर के लिए। मतलब पहले आप आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हो, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हो, पर जब आपके करियर की शुरुआत होती है आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को चुनते हो खुद के लाइफ के लिए। आपका टॉपिक क्या है? असल में इसमें एक स्पेशलाइजेशन होते हैं किसी का, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन आप करने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है आप उसी में ही चले जाएं, क्योंकि आपका पोस्टिंग जहाँ होगा वही उसी के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में आपको तो प्री हिस्टोरिक पीरियड बहुत है जी। जैसे ग्रेट भीमबेटका जो केव्स है उसी के बारे में उसमें प्री हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फिर हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, ये सांची है। प्री हिस्ट्री समझाइए क्या होता है? प्री हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पहले उनके पास लिखा पढ़ी चीज़ होता नहीं था, लिखना पढ़ना भी आता नहीं था, तो उस ज़माने में वो कैसे मैनेज करते थे,
वो हिस्ट्री क्या है, तो उसमें भी एक तो प्री हिस्ट्री है, बिल्कुल एकदम हथियार वगैरह कुछ भी नहीं था, ओनली स्टोन टूल्स थे उस जमाने में, उससे काम करना पड़ता था। देन प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, तब तक राइटिंग आ गया था लेकिन वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, हम लोग को पता नहीं है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो का है, उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। फिर हिस्टोरिक पीरियड आ जाते हैं, तो हिस्टोरिक पीरियड में तो खैर तो जो है कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमारा सांची है, मध्य प्रदेश का सांची है। फिर जो ना उसी तरीके से फिर आपको हिस्टोरिकल पीरियड के बाद जो गुप्ता है उस पीरियड आ जाते हैं, गुप्ता पीरियड। देन मेडिवल पीरियड, जैसे मांडू है या फतेहपुर सिकरी है या ताजमहल है, ये सब जो है ना मेडिवल पीरियड में आते हैं। तो जहाँ आपकी पोस्टिंग है उस पोस्टिंग के हिसाब से आपको जो ना अपने स्पेशलाइजेशन को बदलना ही पड़ेगा। और जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है कभी कभी वहाँ डाकू भी होते हैं, कभी कभी माफिया भी होता है, बहुत कुछ बोला आपने बाहर। एग्जैक्टली, डाकू रहेगा, कभी कभी नक्सल रहेगा। जब मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था जी, तो मुझे तो खैर तो बहुत सारे नक्सलों से जो ना ताल्लुकात रखना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज यू जस्ट कैन नॉट सर्वाइव। कैसे होता है वो? ये वो तो खैर और सिंपल ऑर्डिनरी पीपल है, आपको लगेगा नहीं ये नक्सल है, नक्सल उनका टाइटल होगा। तो मुझे पकड़ भी लिया था। पकड़ भी लिया था? हाँ, वो पकड़ने का मतलब उस तरीके से क्या नहीं, क्योंकि कोई दुश्मनी वगैरह नहीं था। हम लोग जो ना सांबलूर करके एक टेम्पल ग्रुप से, तो एकदम रोड से 8 किलोमीटर जो ना पैदल जाना पड़ता था उस ज़माने में। वहाँ हम लोग पहुँच गए, 9:30 बज गया। तो तब तक कुछ लोग आके, बाहर के कुछ लोग आके हमसे बातचीत करना शुरू किया। आपको लगेगा नहीं ये नक्सल ग्रुप से, तो मुझसे जो ना अपना एड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस बता दिया, लेकिन उनको चाहिए था, मेरा केरला का एड्रेस चाहिए था। तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर बाद में मैंने कहा कि जब समझ में आ गया तो मैंने पूछा, देखिए ये 1000 साल के बाद जो ना ये मंदिर ठीक करने के लिए कोई आया है, उसी की वजह से जो पैसा जो मिल रहा है यहाँ के गरीब लोगों को पैसा मिल रहा है, और अगर आप कहे तो हम जो यहाँ काम रोक देंगे, लेकिन इस पैसा कहीं और डाइवर्ट कर देंगे। तो दूसरी चीज़, आप इन लोगों से पूछ लीजिए जो भी गवर्नमेंट देते हैं उस अमाउंट से कोई कम हम इनको पेमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो उन लोगों ने कहा इसके पूरी स्टडी हमने पहले ही किया। फिर मैंने उनसे पूछा, देखिए कोई मसाला इसमें जो यूज़ करने वाला पत्थर है, मसाला है, इसमें हम कोई कमी कर रहे? उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी इंजीनियर्स है, हम लोगों ने वो भी स्टडी किया। तो जब मैंने पूछा फिर आप हमें क्यों पकड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको तो हमारा मूवमेंट चलाना है, तो इसको थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर छोटा सा अमाउंट है मैं जो ना अरेंज कर दूंगा। कितने पैसे मांगे? वो उस ज़माने में इट वॉज इन 2003-4 में था, तो 10,000 रुपये उन लोगों ने मांगा। कोई बहुत बड़ा रकम था लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा रकम नहीं था। लेकिन उन्होंने एक और काम किया। तो तब तक जो ना उन्होंने कहा कि देखिए जब आंध्रा से नक्सल ग्रुप आएंगे तब हम आपको ख़बर करेंगे, आप काम रोक दीजिएगा 10-15 दिन के लिए, वो जाने के बाद जो है फिर ख़बर कर देंगे। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट। उन जगह पे जगदलपुर में, सांबलूर में, नारायणपुर में, वहाँ अगर आपको रहना है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट का एक जॉब प्रोफाइल का पार्ट होता है? इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। ओके। वो आपको जो ना थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो हो गए, जैसे पुलिस वाला है उनको तो खैर क्रिमिनल से लड़ना ही है, या एक आर्मी का आदमी है शत्रुओं से लड़ना ही है। तो उसी तरीके से एक आर्कियोलॉजिस्ट का ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है, इसको बहुत कायदे से ले सकते हैं और बहुत आराम से जो ना आप जो ना उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। देन दे वर ऑल आवर फ्रेंड्स। आप वो माइनिंग माफिया की कहानी शेयर कर सकते हो जो आपने? वो बटेश्वर में था। बटेश्वर जो ना चंबल वैली में, चंबल में। और चंबल में तो खूंखार डाकू हुआ करता तो उस ज़माने में, क्योंकि जब मैं गया था दैट वाज फ्रॉम 2004 के आखिरी पीरियड से जी, और 2004 से 8 तक जो ना वो डाकू को उनका इलाका था। वो पूरा एरिया चंबल का जो एरिया है, तो वो एमपी भी है
यूपी भी है, राजस्थान भी है, पूरा एरिया। तो यहाँ एमपी में क्राइम करेंगे, चंबल पार करेंगे तो वहाँ पुलिस नहीं पकड़ेंगे, वहाँ क्राइम करेंगे, चंबल पार इस तरफ आ जाएगा तो बच जाएगा। तो उसी तरीके से लेकिन जो ना वो तीनों गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बना दिया। उन लोगों ने कहा कि जो ना कहीं पर भी ये उसको अरेस्ट करेंगे, वेदर इट इज़ इन यूपी, बिहार, ये सॉरी यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब नहीं देखेंगे। तब जो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हुई। तो भाग रहा था, उसी टाइम में इन लोगों से मुलाकात हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था जिनका नाम है विजय रामन। विजय रामन वो पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने पान सिंह तोमर को जो ना पूरा लिक्विडेट कर दिया, उनको मारा था। इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर था। सो ही हैड अ नेम एंड फेम ऑफ हिज ओन। और वो गाजी बाबा करके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था, द मैन बिहाइंड दैट दिस वन, आई मीन बम्बार्डिंग आवर पार्लियामेंट हाउस, उनको भी इन्हीं के ग्रुप ने मारा था। तो मुझे फ़ायदा ये मिल गया, ये विजय रामन साहब मिल गए। हिज वाइफ वॉज वर्किंग विद इन टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो वीणा रामन, तो इसलिए बहुत फ़ायदा हो गया था। तो उनके जरिए हम लोगों ने ये डाकुओं तक गए और डाकुओं से कहा कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया दैट मोहम्मद इज़ माई मैन एंड ये काम मंदिर का काम के लिए आ रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे होता है डाकू रियल लाइफ में जब आप मिलने जाते हो? रियल लाइफ में जब आप करीब जाएंगे, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। हमारा एक और फायदा था, कुछ सरेंडर डेकॉइट्स वहाँ थे, उनको भी हम लोगों ने पहले अपने इसमें ग्रुप में ले लिया था। मतलब डाकू के ग्रुप को उन्होंने छोड़ा था और आपके साथ जुड़ गए थे? वो हम लोगों के साथ जुड़ गया। उन्होंने जस्ट इन्फॉर्म किया कि जो ना ये हमारा आदमी है और ये मंदिर के काम के लिए आ रहे हैं। कोई गब्बर सिंह टाइप कैरेक्टर था वहाँ? गब्बर सिंह के बाद अब भी आजकल भी है, आजकल भी आपको जो ना गब्बर सिंह जैसे लोग जो ना वो बहुत मिलेंगे। और बाजार भी जाते हैं, वो जो ना बिल्कुल जो ना उनका बंदूक जो ना बिल्कुल इसमें रहेगा, शोल्डर में रहेगा, आजकल भी है। वो सब जो ना बदला नहीं है। पर बात करने का तरीका कैसा रहता है? नहीं, बात करने का, बिकॉज यू नो वंस दे आर कन्विंस्ड दैट यू आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क, यू नो, देन दे विल गिव यू फुल हेल्प एंड सपोर्ट। हाँ, पूरे सपोर्ट मिलेंगे, मतलब प्रोटेक्शन भी मिलेंगे। फिर जो ना वो आप जो उनको शामिल भी कर सकते हैं अपने काम में। लोअर जो ग्रुप है वो हमारा जो ना एक लखन सिंह करके एक था, तो वो पहले बड़ा नामी गिरामी डाकू था, लेकिन फिर वो सरेंडर हो गया और उसके बाद जो ना वो मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय भी हो गया। तो उनको मैंने अपने भोपाल वाला ऑफिस में बुलाया था एंड उन्हीं की वजह से हम लोगों ने वहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वहाँ फॉर्म करके, आजकल वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 लाख रुपया जो ना अपना जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं लोन में। तो इतना अच्छा काम कर सकते हैं। आप देश भर के मंदिरों को रीएस्टैब्लिश कर रहे हो, स्पेशली जो मंदिर टूट चुके थे? रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। असल में जो आर्कियोलॉजी में 2 काम है। तो बहुत सारे मंदिर ऐसा है कि ये जो यहाँ का जो मंदिर था, बटेश्वर का जो मंदिर था, ये फॉरेस्ट एरिया में था, ढाकू लोग थे, इसलिए वो बच गया। वो पारा टेम्पल का जितने भी पार्ट्स है वो सब हम लोगों को वहाँ मिल गया। नहीं है तो क्या होता है, अक्सर लोग जो ना वो ले जाते हैं, जो ना अपना घर में यूज़ कर लिया या कहीं और यूज़ किया, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ है। वहाँ पूरे की पूरा डाकुओं की वजह से वहाँ बच गया। तो मेरे लिए ये बहुत आसान था कि जो ना एक बार उनका परमिशन मिल गया, उसके बाद जो ना इसको रिकंस्ट्रक्ट करना जो ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो 80 temples we have been able to reconstruct there. एक अजीब सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ, क्यों रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो? रिकंस्ट्रक्ट 2 रीज़न है जी। वन इज आर्कियोलॉजिकल रीज़न। आर्कियोलॉजिकल रीज़न ये है कि यू हैव ऑल द पार्ट्स आर देयर। आप जो ना सिंपली जो ना आप ज्वाइन करके पीस टुगेदर करके आप उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा है उसका फ़िलॉसफ़ी। वो फ़िलॉसफ़ी क्या है, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, मुसलमान जब इंडिया आए एज इन्वेडर्स, उन लोगों ने बहुत सारे मंदिर जो ना तोड़ा है। आई एक्सेप्ट इट, अनलाइक द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो ना वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, वो इसके लिए नहीं था, वो
सोना चांदी के लिए था, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों ने बहुत सारे तोड़ा है एंड मुझे उसकी प्रायश्चित करना है इन ए वेरी सबड्यूड वे, मुझे उसका प्रायश्चित करना है। इसीलिए मैं जब भी मंदिर बनाता हूँ, बिकॉज मोर देन 100 मंदिर जो ना मैंने अभी तक रिकन्स्ट्रक्ट किया है कई जगह पे, तो वो जब भी मैं रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ मेरे लिए, मेरे दिमाग में है कि मैं उसकी प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसके लिए मौका ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को नहीं दिया। अगर कोई इंजीनियर है उनको वो नहीं मिलेगा, अगर कोई और डॉक्टर है उनको वो मौका नहीं मिलेगा, या कोई वकील है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक मौका दे दिया है और वो मैं बहुत ही बखूबी अंजाम कर रहा हूँ। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ रिपेटेंडेंस रिपेयर वर्क फॉर मी। एज एन आर्कियोलॉजिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग, जब आप एक टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करते हो, क्या महसूस होता है जब आप वो फाइनल प्रोडक्ट को अपने सामने देखते हो? आपके दिल में क्या होता है? नहीं, इट्स इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन होता है। आप जो ना ये देखने के पहले क्या किस हालात में था, अब जो ना ये बिल्कुल जो ना यू हैव रिकंस्ट्रक्टेड द अबाउट ऑफ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा, आप यू आर डूइंग इट। सो इट इज ए काइंड ऑफ ट्रमेंडस सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर ऑल्सो लविंग यू। उनको भी ये पता है कि जो ना ये पूरा जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, दिस इज़ ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पूरा दुनिया से लोग जो ना ये देखने के लिए आ रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो वो कहते हैं वाह इतना बड़ा काम। उनको जब हम लोग फोटोग्राफ दिखाते हैं ये किस हालात में गिरा पड़ा हुआ था, और जब आप जो ना सामने इतने बड़े मंदिर जो ना खड़ा हुआ है, तो दे देमसेल्फ जॉइन टुगेदर, अरे कितना बड़ा काम आप लोगों ने किया। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से पहले जब वहाँ वो पार्ट्स पड़े रहते हैं उस एरिया में, तभी भी आपको कुछ एनर्जी फील्ड महसूस होती है? एग्जैक्टली, बिकॉज आई हैड दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन जो हम लोग कहते हैं व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू दैट प्लेस, क्योंकि इन लोगों ने परमिशन दे दिया। आप कहाँ की बात कर रहे हो? मैं बटेश्वर की बात कर रहा हूँ। बटेश्वर जब गया तो परमिशन लेने के बाद ही जा सकते थे डाकुओं का, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहेंगे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं जी। तो वहाँ जाके उन्हें बिल्कुल एकदम गिरा, बहुत बुरी तरीके से गिरा पड़ा हुआ था। वो ह्यूज क्विक में सारी सब कुछ ख़त्म हो गया था, जैसे ऑर्डिनरी जगह पे नहीं, जैसे नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो वहाँ जब आप पहुँचते हैं, ये मंज़र देखते हैं, तो एक अजीब कैफियत होगा आपको, जो ना यू फील दैट देयर इज़ दिस वन ए काइंड ऑफ एनर्जी, a kind of vibration, and you have been given a chance to reconstruct it. तब जो ना आपको जो ना महसूस होते हैं कि जो ना what a great call you have from God. तो वो एनर्जी ना बहुत बड़ा एनर्जी है, and that still sustains me. मुझे बहुत सारे मुश्किलें झेलना पड़ा। जैसे आपने कहा ये माइनिंग, एक बार जो ना जब तक डाकू लोग थे तब तक जो ना काम रुका नहीं है जी, लेकिन डाकू लोगों के एक एक करके जो ना ख़त्म कर दिया। भाई 2005 नवंबर के महीने तक जो ना आखिरी डाकू को ये निर्भय सिंह गुज्जर करके डाकू था, उनका ग्रुप ख़त्म हो गया था। फिर गडरिया ग्रुप था, वो 2008 तक थे। तो उसके बाद जो ना फिर जो माइनिंग लॉबी आया, वो दे स्टार्टेड रैम्बन माइनिंग। माइनिंग लॉबी मतलब कुछ अमीर लोग होते हैं जो एक माइनिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं पैसों को, और इलीगल मीन्स से भी माइनिंग करवाते हैं कुछ एरिया में। बिल्कुल और ताकि वो माइनिंग होते जाए, सही उस प्रोजेक्ट में पैसा डालते रहते हैं, रिश्वत देते रहते हैं ऑफिशियल्स को। और आप जैसे लोग जो उसी एरिया में काम कर रहे हैं, आपके काम में दिक्कत लाते हैं। दिक्कत नहीं, हमारा तो सिर्फ दिक्कत नहीं, हमने जो दो कुछ बनाया है ये मंदिर जो ना, वो इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो ना गिर रहा है। मतलब अच्छा, माइनिंग की वजह से, हाँ, बिकॉज ट्रिमोर जो है ना माइनिंग का, उसी की वजह से हमारा मंदिर गिर रहे थे। मतलब धरती वीक हो रही है ये बिल्कुल 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 वाइब्रेशन की वजह से जी। तो बढ़ती भी है, और हमारा जो मंदिर भी, क्योंकि इसमें जो ना क्रैक डेवलप शुरू हो गया, फिर गिरना शुरू हो गया। देन आई रोट टू वेरियस अथॉरिटीज़, तो कोई सुनवाई नहीं दे रहे थे कुछ। फिर जो ना फिर हम लोगों ने और कोशिश की, फिर भी कुछ ये नहीं हुआ। एक मिनिस्टर थे, मैंने उनको लेटर भी लिखा, उनके पास गया, जाके कहा
सर मेरा मंदिर जो है गिर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, मोहम्मद जी आपका वो लेटर मुझे नहीं मिला। लक्ष्मीकांत शर्मा उनका नाम था, अभी डेथ हो गया। वो एक व्यापम केस में जो ना वो फिर अंदर भी हो गए थे। तो फिर मैंने दोबारा चिट्ठी लिखा, फिर गया तो ना मोहम्मद जी आपका वो चिट्ठी नहीं मिला। फिर मुझे एक ऐसा काम करना पड़ा जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानता था कि इसके अलावा इसको रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छी चिट्ठी, उस ज़माने में आरएसएस के चीफ थे सुदर्शन जी। सुदर्शन जी को मैंने एक बहुत अच्छा चिट्ठी लिखा। मैंने कहा, सर आप कहते हैं कि यह मंदिर का बचाने वाला है, और यह आपका मध्य प्रदेश में आप ही के ही मिनिस्ट्री है, बीजेपी के मिनिस्ट्री है। यहाँ इतना मंदिर मैंने अभी तक बचा दिया है, रिकन्स्ट्रक्ट किया है, लेकिन अब वो जो ना सब गिरना शुरू हो गया है। So it was a hard hitting letter. But he took action immediately. Within 24 hours, he pulled up the chief minister. Police was rushed to the area. और पूरा बाकायदा वो भी जो ना, जो दूसरा माइनिंग पार्टी हुआ ना, वो भी वेरी वेल आर्म्ड था। ये तो बिल्कुल वहाँ जो ना आर्म्ड के अलावा जो ना कुछ होता नहीं है, वेरी वेल आर्म्ड थे। बाकायदा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उन लोगों में। आखिर में पुलिस ने उनको दबा दिया, तो माइनिंग रुक गया। मतलब एनकाउंटर हुआ वहाँ? एनकाउंटर कई वहाँ तो खैर तो ये आम बात है। मैं तो बच गया, लेकिन एक यंग पुलिस आईपीएस ऑफिसर था, ये उसके कंटिन्यूएशन में बाद में 2012 में यंग आईपीएस ऑफिसर था, उनको इतनी बुरी तरीके से इलीगली माइन ट्रैक्टर के नीचे गिरा के जो ना उनके ऊपर जो ना गाड़ी चला दिया। तो इतनी ज़्यादा हो जाते हैं उस एरिया में, तो ये सब जो ना झेलना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हजार्ड। आप कमरे में बंद करके जो ना काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बदलना है तो आपको जो ना थोड़ा सा कभी कभी जो ना इस तरीके का काम भी करना पड़ेगा, या ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी। यस। उसे किडनैप करके ये किया था? किडनैपिंग यहाँ वहाँ अक्सर होते रहते हैं उस ज़माने में। तो ये जो पुलिस ऑफिसर था नरेंद्र कुमार उनका नाम था, बहुत ही यंग आईपीएस ऑफिसर था, और 2012 में मार्च के महीने में उनका डेथ उनको इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। और उनकी वाइफ जो ना, शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर, इसीलिए थोड़ा सा कार्रवाई हुआ भी। एंड वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पोटेंशियल पर्सन। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन बाद में, क्योंकि तब तक जब मैं 2008 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली में, वो कॉमनवेल्थ का ये गेम का प्रिपरेशन चल रहा था, तो आई वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली। फिर मैं दिल्ली में था, लेकिन मैं जब घर गया था केरला में, तब वहाँ पता चला मुझे कि जो ना इतनी बुरी तरीके से इन यंग ऑफिसर को मारा है। माय गॉड। 2023 में असलियत क्या है देश की, आर्कियोलॉजी की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? मतलब क्या किन टॉपिक्स को लेकर ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है, ज़्यादा डिगिंग की जा रही है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमको काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजी जैसे बीजेपी अधिकार में आएंगी तो खैर तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये हम लोग सोच रहे थे। बहुत लोगों ने ये सोचा कि जनाब, क्योंकि इनके पीरियड में, जैसे वाजपेयी साहब के पीरियड में बहुत अच्छा एक हमारा मिनिस्टर थे उस ज़माने में, जगमोहन जी, वो एक ही वॉज ए पावरफुल एंड ए विजनरी डायनामिक मिनिस्टर थे। तो हम लोग वो उम्मीद कर रहे थे उसी तरीके का ज़माना आएगा, लेकिन इट वॉज आई मीन दिस वन इल्यूशन। जो I worked in Archaeological Survey of India for 24 years, and before that for 10 years I was in Aligarh Muslim University, archaeology में ही था, so I was closely in contact with this one Archaeological Survey of India. लेकिन इतना डार्केज जो इस पीरियड में, जब पिछले जो 9 साल में जो हुआ है, इतना डार्केज हम लोगों ने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पहले तो खैर तो हम लोगों को जो ना फाइनेंशियल पावर थे,
तो दैट वाज फॉर 25 lakhs ऑफ रुपीज था, जो सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट। ये सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट वो पोस्ट है जो बिल्कुल एकदम जो काम करवा सकता है, डायरेक्टली जो काम करवाने में। तो वो 25 लाख का पावर जो है ना बिल्कुल एकदम ख़त्म करके उनका पावर जो है ना बहुत कम ला दिया। बाकी पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया दिल्ली ऑफिस में। इसलिए जो स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन होना चाहिए था, स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन 2 टाइप ऑफ कंजर्वेशन, एक है मंदिर जो है ना उसको ठीक ठाक अगर आपको करना है और उसको जो है ना मरम्मत करना है तो उसको स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन कहते हैं। यह है असली वर्क आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। पेरिफेरल में आपको बाउंड्री वॉल बनाना है, आपको टॉयलेट बनाना है, आपको जो ना कैफेटेरिया बनाना है, ये सब जो है पेरिफेरल वर्क्स है। तो ये जो स्ट्रक्चरल वर्क इस पीरियड में, ये पिछले 9 साल में तो बहुत कम हो गया। और एक तो पावर ही ख़त्म कर दिया था। देन आई रोट ए लेटर टू वेरियस पीपल, उसकी मैं भी लिखा और भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, क्योंकि वो इतना जब कम हो गया, ख़राब हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, बहुत सारे लोगों ने लिखा था, मैं भी लिखा। उसके बाद जो है उसका पावर जो है थोड़ा सा रेस्टोर 2-3 साल पहले रेस्टोरेशन किया है। लेकिन फिर जो ना ये पैसे जो फंडिंग जो होता था वो डाइवर्ट कर दिया बाकी पेरिफेरल वर्क्स में, जैसे टॉयलेट बनाना है, जो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जो ना बड़े बड़े जो टॉयलेट। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट हो, बहुत सारे मंदिरों की रिकंस्ट्रक्शन में आपने काम किया है, आपने देश की हिस्ट्री बहुत करीबी से देखी है, और आपके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कर रही है देश की आर्कियोलॉजी के लिए, देश की हिस्टोरिकल सर्चेस के लिए, वो गलत है। गलत है। मतलब जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हो नहीं रहा। एंड आई कॉल इट एज द डार्क एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सच में रियली खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहा नहीं है। आप काफी ज्यादा इंटेंस चीज कह रहे हो पॉडकास्ट पर, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि yes, आप जैसे लोगों को आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो जो आप कहोगे सही, बहुत सारे यूथ अभी इस चीज से अफेक्ट होने वाले हैं। अच्छा, और आपकी आवाज मेरे अनुसार गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट को शुड टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि ये एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल तो पूरा का पूरा जो ना हेरिटेज टूरिज्म इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भारत में बहुत सारे टूरिस्ट आ जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन जो ना जिस तरीके से इस डिपार्टमेंट की तरफ देखना चाहिए था, इसका जो ना सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरीके का काम अभी तक हुआ नहीं है। एक्सेप्ट जो ना कांग्रेस पीरियड में अच्छा था, ठीक था। एंड जगमोहन जी तो खैर तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया था, इतना दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बदलाव होने चाहिए? अब बदलाव तो खैर तो ये है कि एक तो खैर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर्स है उन लोगों को बुला के, ये एएसआई का क्या स्ट्रेंथ है। एएसआई एक ऐसी हाथी है जिसका स्ट्रेंथ, वो अपना जो बहुत बड़ा कान है ना हाथी का, जिसकी वजह से उनकी ताकत कितना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक तो मजबूत करना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो लोग एएसआई में काम करते हैं, हाँ, उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उनके भी जो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो ना उसका स्ट्रेंथ, एक मॉन्यूमेंट का स्ट्रेंथ इतना है, इसको जो ना आप बहुत बढ़िया बना सकते हैं। जी ओके। एंड उसको मार्केटिंग, हेरिटेज को मार्केटिंग करना चाहिए आपको। नालंदा जाएंगे तो खैर तो आपको जो है कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कुछ जो ना आप जो ना वो स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे। हाँ, पुराना यूनिवर्सिटी था, बड़ा यूनिवर्सिटी था, ये सब जो ना आप कहेंगे, लेकिन आप अपने साथ जो ना क्या लेके आ रहे हैं। तो वहाँ जो ना मेरा कहना ये है कि वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई भी एक आदमी जाए तो वहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर होना चाहिए। पहले आप जो ना टिकट ले लीजिए, वो इंटरप्रिटेशन सेंटर में चले जाइए। वहाँ जो ना 15 मिनट का जो ना एक छोटा सा मूवी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म होना चाहिए, नालंदा क्या है। जैसे नालंदा वो जगह है कि जहाँ भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे, कि एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पावारिगाम्बर बने। एक बार जो ना भगवान बुद्ध जो ना खुद आके वहाँ बैठा है, वो परिपावन जगह है। ये वो जगह है,
यहाँ पढ़ने के लिए 16,000 किलोमीटर्स पार करके ह्यूयांगसांग आए थे। चाइना। एंड इट हैड ग्रेट यूनिवर्सिटी, रत्नगंजा, रत्नोदधी, रत्नसागर, 3 ग्रेट यूनिवर्सिटीज थे जो बख्तियार खिलजी ने ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल ही बर्न्ड आउट द होल थिंग। कहते हैं कि जब उन्होंने आग जलाई थी तो वो आग 1 हफ्ते के लिए जली। हाँ, वो सब जो ना एक इमेजिनरी है, लेकिन जो ना ये 3 ना नहीं, दैट इज ऑल राइट, तभी लोग समझेंगे। तो लेकिन ये 3 ग्रेट यूनिवर्सिटीज थे और ह्यूयांगसांग खुद जो ना यहाँ से 756 मैन्युस्क्रिप्ट 20 घोड़े को ऊपर लेके गया था। 756 मैन्युस्क्रिप्ट उस जमाने में, 400 मैन्युस्क्रिप्ट जो ना इत्सिंग लेके गए थे चाइना। तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ जो जाते हैं तो जब भी आप पैर रखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, यू आर वॉकिंग ओवर द सेम स्टेप ऑफ लॉर्ड भगवान बुद्धा, यू आर वॉकिंग ओवर द सेम सॉइल on which the great Huangsang, who had crossed 16,000 kilometers to come and study in this university, उसी पावन धरती पे आप चल रहे हैं। अगर इस तरीके से एक वो डॉक्यूमेंट्री बना के ये सूरत देखने के बाद, then an informed guide should take you to all these places and he should be able to put a tongue in each and every stone। एक एक जो ना ईंट पे जो ना वो जबान डालेंगे, वो ईंट आपसे बात करेंगे। फिर आप जब वापस जाएंगे, you would be really proud of your heritage of the country, precious heritage of the country। वो चीजें बना पैदा करना चाहिए। पता है सर, मैंने दुनिया भर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है और हमारे देश में जो हिस्ट्री है उससे काफ़ी कम पावरफुल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है बाहर। यस, हमारे देश की हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है। जो आप कह रहे हो होना चाहिए। आई होप कि अगले 10 सालों में एटलीस्ट ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि टूरिज्म बढ़े, पर पहले उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। टूरिज्म बढ़ाते हैं के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी इनपुट जो होना चाहिए एक एक साइट पे, हाँ जी, क्योंकि हेरिटेज टूरिज्म पूरी की वजह आर्कियोलॉजी की वजह से उसमें जो क्वालिटी इनपुट होना चाहिए, इट शुड बी ए काइंड ऑफ रीजनरेटिव सेंटर। एक एक मॉन्यूमेंट जो ना ऐसी एक जनरेटिव ये सेंटर होना चाहिए, आपके रोंदे खड़े हो जाना चाहिए, आपका जो कुंडलिनी को वो जगाना चाहिए। जब तक कुंडलिनी नहीं जगाएंगे, ये सब जो ना देखने के बाद, हाँ ये ईंटें हैं और आप उसके ऊपर चढ़िएगा, हाँ हमने नालंदा देख लिया। तो यहाँ का एक एक साइट जो ना उसी तरीके का साइट है। तो ये वो गवर्नमेंट जो ना करना चाहिए, वही कहते हैं मैं, विजन चाहिए एंड डायनामिज्म चाहिए। आई फील कि आपके पास बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर लोगों को आपको सही सवाल पूछने चाहिए और आपसे ये सब नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ सर, आपको पॉडकास्ट पर जाने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ने से पहले अब हम एक छोटा सा पॉज लेंगे, क्योंकि एज अ पॉडकास्टर मुझे आपके दिल के अंदर घुसना है और फिर आपसे सवाल पूछने हैं। अच्छा। तो हमारा एक राउंड है आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। उसमें मैं आपको हिस्ट्री के बारे में ही सवाल पूछूंगा और कुछ ऐसे टेंजेंशियल सवाल पूछूंगा। आपके आंसर्स पर बेस्ड होंगे सवाल। तो आर यू रेडी सर? बिल्कुल ठीक है सर। आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल के मोहम्मद सर के साथ हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। ओके, अगर आपके पास एक टाइम मशीन होती तो इंडियन हिस्ट्री के कौन से पीरियड में आप जाते उस टाइम मशीन के थ्रू स्टडी करने के लिए या चीज़ों को जानने के लिए? मैं बिल्कुल एकदम हड़प्पा मोहनजोदारो के पीरियड में जाना चाहूँगा। मैंने टाइम मशीन भी इसी तरीके का मॉन्यूमेंट में रिकमेंड किया है, क्योंकि मॉन्यूमेंट में भी जो ना आपको एक टाइम मशीन होना चाहिए जो म्यूजियम में है, कि ताकि जो ना वन कैन ट्रैवल थ्रू द टाइम। जो जैसे आप जो ना इसमें दिल्ली का जो मंदिर है ना, उसमें एक बोट राइड है। तो वो बोट राइड में अगर आप जाएंगे तो अब डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री आप जो ना इसमें जा सकते हैं। तो उसी तरीके के टाइम मशीन ये म्यूज़ियम में भी रहना चाहिए। ये कौन सी काल में आप पहुँचेंगे, जैसे आप जो ना अशोका का पीरियड पहुँच गया, अशोका के बाद जो ना कौन सी पीरियड है, गुप्त काल में शुंग कुषाण में आ गया, फिर जो ना आप हर्षा का पीरियड में आ गया, फिर सल्तनत में आ गया, फिर मुगल में आ गया। तो ये सब चीज़ों में जो ना एक क्यूरियोसिटी जगाएंगे, लोगों को जो ना बहुत अच्छा लगेगा। ये हिस्ट्री जो है ना बिल्कुल ऐसी वैसी सब्जेक्ट नहीं है,
इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट करके जो ना लोगों को लगेंगे, तो वो जरूरी है। ओके, पर क्यों हड़प्पा और मोहनजोदारो सर? हड़प्पा मोहनजोदारो पहले हम लोगों को 100 years पहले, जो 1927 के पहले हम लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा हिस्ट्री इतनी पुरानी हिस्ट्री है जी। तब तक लोग ये समझते कि हमारा हिस्ट्री जो ना चालू हो रहा है 600 BC। 600 BC का मतलब है बुद्धा का पीरियड, तो वो लोग उतना ही समझ रहे थे। उसके पहले जो ना वैदिक काल था, लेकिन वैदिक काल क्या है इसको बारे में ठीक से पता नहीं था। लेकिन इट वाज दिस वन, हड़प्पा देख लिया था जगह, लेकिन हड़प्पा का रियल इम्पोर्टेंस क्या है ये पता नहीं था। फिर बाद में जो मोहनजोदारो मिला, तो मोहनजोदारो में भी ये 400 किलोमीटर की दूरी में ये दोनों जगह पे जी बिल्कुल उसी तरीके से ब्रिक जो हड़प्पा में था उसी तरीके से ब्रिक यहाँ पर भी मिला। उसी तरीके से टाउन प्लानिंग वहाँ जो है वो यहाँ पर भी मिला। उसी तरीके से जो ना पोट्री मिला, जो वेट थे वो भी एक ही जैसे। तो लोगों को पहली बार पता चला ये दोनों इतनी दूरी में है लेकिन एक ही सिविलाइजेशन है। फिर यहाँ से जो सील मिला है, द सेम काइंड ऑफ सील जो ना मेसोपोटामियन कल्चर में मिला, एंड दैट टू एट ए डेप्थ ऑफ 2600 BC। अच्छा, उनका तो पूरा डेटिंग हो गया था, तो हम पहले क्या समझ रहे थे हमारा जो 600 BC तक की है, उसके पहले का पता नहीं है। लेकिन पहली बार ये पता चला 2600 BC तक जाने वाले हमारा एक हिस्ट्री है, एंड दैट वाज द यूरेका मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। नॉट ओनली दैट, वी हैड ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये भी पता हो गया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो 100 years पहले हम लोगों को ये सब कुछ पता नहीं था। लेट अस से 93 years पहले हम लोगों को पता नहीं था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम मशीन मिलेंगे तो मैं हड़प्पा मोहनजोदारो में जाऊंगा, क्योंकि और क्या क्या मिलेगा, क्या क्या बहुत सारे हैं। अब भी हम लोगों ने डिसाइफर नहीं कर पाया, उनके इंस्क्रिप्शन जो है डिसाइफर नहीं कर पाया। पर कोशिश हो रही है, कोशिश चल रही है, लेकिन जब तक आपको एक ट्राइलिंगल इंस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगे। क्या जैसे ट्राइलिंगल इंस्क्रिप्शन का मतलब है एक नॉन लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल जैसे इजिप्शियन जो हीरोग्लिफिक था जी, ये भी ऐसा ही था, कुछ पता नहीं था, लेकिन उसमें एक ट्राइलिंगल इंस्क्रिप्शन मिल गया। तो उसमें एक ग्रीक में था, तो ग्रीक जाना हुआ वो था। देन यू हैड कॉप्टिक लैंग्वेज एंड देन यू हैड हीरोग्लिफिक ऑल्सो। तो एक पहले था, तो उसी से जो ना पूरे तीनों आ गया। मतलब मान लो देवनागरी के साइड में इंग्लिश में कुछ लिखा है और चाइनीज में कुछ लिखा है, यस, तो आप चाइनीज जान पाओगे क्योंकि आपको देवनागरी और इंग्लिश आती है। देवनागरी उसी तरीके से मेसोपोटामिया में भी ऐसा क्यूनिफॉर्म, पहले क्यूनिफॉर्म किसी को पता नहीं था, लेकिन ओल्ड पर्शियन पता था। तो एक इंस्क्रिप्शन ऐसी मिल गया जो ओल्ड पर्शियन में भी है, क्यूनिफॉर्म में भी है, और फिर एक दूसरा एक और लैंग्वेज उसमें। जब बोलो सर। हाँ, तो इसलिए जो ना, तो उसी तरीके के जब तक जो ना ट्राइलिंगल लैंग्वेज नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल है। इसलिए डिगिंग करना जरूरी है, डिगिंग करना जरूरी। कहीं वो शायद इंस्क्रिप्शन पड़ी हुई है पर उसे ढूंढना जरूरी है। यस 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 यस। तो क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये करेगी? हाँ, नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कौन सा, ये हमारे इंडिया में भी काफ़ी जगह है। अभी हमारा जो ना जितने भी ये है, जो हमारा जितने भी साइट्स इंडिया में हम लोगों को मिला है, तो वो सब जो ना फैसिनेटिंग साइट्स है। ओके ओके, अगला सवाल। यस। एक बुरे आर्कियोलॉजिस्ट में और एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट में फर्क क्या होता है? एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है, एक तो खैर तो ही हैज़ टू हैव वास्ट रीडिंग होना चाहिए, एंड सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, पूरा दुनिया का हिस्ट्री के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए, एंड देन ही हैज़ टू हैव अ स्पेशलाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो। तब जो ना वो पूरा इंडिया की चीज़ें जो ना वर्ल्ड कंटेक्स्ट में रख पाएंगे। ओके। अगर वो नहीं किया, सिर्फ इंडिया का है, तो उनका जो लिमिटेड नॉलेज होगा, और फिर वो क्रिएट करना कि इंडिया इतना बड़ा था, वो था, ये था, दुनिया में कहीं पर भी इतना बड़ा सिविलाइजेशन नहीं था, हमारा सिविलाइजेशन ही सबसे अच्छा है। ये एक नैरेटिव जो आजकल जो ना हम लोग देख रहे हैं जी। क्योंकि पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं, हमारा तो 1 of the 4 or 5 सिविलाइजेशन में एक है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
हम भी सबसे बड़ा है, हमारे पास जो है ना पुष्पक विमान था, या हमें सर्जरी आते थे उस ज़माने में, या हमारे पास ना इंटरनेट था उस ज़माने में, महाभारत पीरियड में। ये सब जो ना तब जो ना आदत है कि वो सिर्फ जो ना ज़्यादातर जो ना हम सिर्फ अपने ही हिस्ट्री पढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, और इसको बारे में जो ना बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट मानते नहीं है। जी, पता है ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, और मैं हिंदी पॉडकास्ट पर इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। हाँ, जब मैं इंग्लिश पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ, सही मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पर टॉपिक्स ला सकता हूँ, सही। पर अगर मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हिंदी पॉडकास्ट पर बात करनी है, मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक चलते नहीं। सही सही सही। क्योंकि हर भारतीय को ना भारत के बारे में ज्यादा जानना है, और वो सही, बहुत अच्छी चीज है सही, सही, कि आप सही, पेट्रियोटिक हो, सही, आपको खुद की बिल्कुल, कल्चर के बारे में जानना है, सही। पर दुनिया के बारे में भी सीखो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट का बिल्कुल, फायदा बिल्कुल, उठाओ, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। नॉलेज बढ़ेगी। सही सही सही। जब ये राउंड खत्म होगा, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी ठीक- पूछना चाहूंगा। ठीक है। क्या पिरामिड्स के बारे में सोचते हो? हाँ, ओके, मजे करने वाले हम सर। एनीवे, बट ओवर पैट्रियोटिज्म भी जो ना बहुत ज्यादा जो ना जी। डेंजरस है। जी, ओवर पेट्रियोटिज्म 100%। Yeah. देश के लिए अपनी हाँ, जान हाँ, दे देना अच्छी बात है, जान कुर्बान है, जान कुर्बान है। पर लेकिन- पर जो देश के बाहर हो रहा है उन चीजों के बारे में भी उसको जानो। सही। ओके। बहुत पैशनेट हो गया। अरे नहीं, होना चाहिए। वन हैज टू बी, ओके ओके। जब आप ऑन फील्ड होते हो, जब आप किसी डिग के लिए जा रहे हो, तो आप कौन से कपड़े पहनते हो? नहीं, हम लोग जो ना मोस्टली मैं टी शर्ट पहनता हूँ। जी, कैप तो ज़रूरी है, क्योंकि जो ना धूप आपको झेलना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू हैव ए नाइफ ऑल्सो। Knife? आर्कियोलॉजी, नाइफ, वो मारने के लिए नहीं, लोगों को। वो ए, जो ना डाकू! सिर्फ नहीं, वो तो सिर्फ जो ना हमें जो ना जो भी चीज़ें निकालते हैं, वो हमारा जो ना गेती से नहीं, हम जो चाकू से निकालते हैं, मिट्टी जो खुरसते हैं। एंड समटाइम्स वी विल बी हैविंग सर्जिकल नाइफ ऑल्सो। तो बिल्कुल आपको सर्जरी करना पड़े। एक एक चीज़ जो ना, जो जैसे अभी सिनोली में करके जो ना एक जगह पे जो डॉक्टर मंजुल ने जो एक्सकेवेशन किया है, वो बहुत महीन तरीके से उन्होंने एक्सकेवेशन किया। एक तो डिस्कवरी बहुत बड़ी चीज़ है, उनका डिस्कवरी है जो चैरियट जो उन्होंने डिस्कवर किया है, डॉक्टर मंजुल एंड संजय मंजुल एंड अरविंद मंजुल। ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है, जो इंडिया में इतना बड़ा डिस्कवरी जो ना बहुत कम हुआ है। लेकिन जिस विद क्राफ्टमैनशिप से उन्होंने वो सारी चीज़ें खोद सर्जिकल नाइफ से खोद के निकाला है, दैट इज रिमार्केबल। क्योंकि एक्सकवेशन के टाइम पे चीजें टूट सकती हैं, अगर आपने टूट सकते हैं। एक एक चीज़ ना बहुत फाइनली निकालना पड़ेगा। एंड संजय मंजुल इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो। तो इसीलिए इतनी चीज़ जो ना इतना बड़ा काम वो कर पाए। सो वन हैज़ टू बी एन आर्टिस्ट ऑल्सो, वन हैज़ टू बी ए विजनरी ऑल्सो, वन हैज़ टू बी डायनामिक ऑल्सो। थोड़ा सा हिम्मत भी चाहिए, जैसे इन सारे सिचुएशन से, जैसे नक्सलों का हो गया, डाकुओं का हो गया, सिचुएशन में जो ना आपको फेस भी करना पड़ेगा। और एक गुड पॉडकास्टर होना भी जरूरी है आजकल। यस, वो अगर होगा तो खैर, तो क्या कहना। जो हमारे पास नहीं अभी तक, जो ना अभी मेरे ख्याल में शायद एक आप कर रहे, 2-3 लोगों ने और भी किया है, वैसे लोगों ने किया नहीं है। मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा। जब मैं आर्कियोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, आप लोगों के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहानियां होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। और एक अजीब सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। आपको कभी स्केलेटन मिला है, कंकाल? कंकाल मिला है? हाँ। क्या महसूस होता है जब एक स्केलेटन मिल जाता है? देखिए, एन आर्कियोलॉजिस्ट इज ए साइंटिस्ट। वो कंकाल जो ना डरते जो है ना, वो लोग हैं कि जो ना इन सब चीज़ों को जो ना उस तरीके से नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग जो ना, खैर तो ये है कि यू आर ए साइंटिस्ट एंड यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, इसका क्या उम्र होगा, ये वेदर इट इज़ ही इज़ ए मैन और ही इज़ ए वुमेन, इनका रेस क्या रहा होगा, कितने साल में ये इनका डेथ हुआ होगा। बिल्कुल एकदम साइंटिफिक अप्रोच है। तो इसीलिए जो ना वहाँ जब आर्कियोलॉजी जो ना फील्ड में जब पहुँच जाते हैं, इज़ कम्प्लीटली ए साइंटिस्ट। वो एक हिस्टोरियन की तरफ देखते नहीं है। हिस्टोरियन होगा तो थोड़ा सा डर जाएगा, डर जाएगा, अरे ये क्या कंकाल मिल गया, अरे भाई निकाल के फेंक दो। आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा नहीं है, इट्स ए ग्रेट डिस्कवरी फॉर हिम एंड देन ही अप्रोचेस द सब्जेक्ट वेरी साइंटिफिकली। स्केलेटन्स का क्या महत्व होता है वैसे? मतलब अगर आपको स्केलेटन से आपको जो ना पूरा विच रेस इज दिस वन,
ओके, वहाँ के लोगों के बारे में पता हाँ, यस। पर भारतीय ही होंगे ना? नहीं, भारतीय होंगे, लेकिन जो ना हम अक्सर जो लोग कहते थे ना, हम लोग ये वहाँ से माइग्रेट करके आया है, ओके, ये सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आया है, यूरोप से माइग्रेट करके आया है। तो ये सब चीज़ें जो ना आजकल भी सवाल जवाब होते रहते हैं, लेकिन उसको जवाब देने के लिए ये सारी चीज़ें जो ना अभी प्रोफेसर डॉक्टर शिंदे साहब ने एक स्केलेटन का जो ना वो निकाल के जो ना उन्होंने पूरा जो ना इसी के बारे में रिसर्च किया है, एंड दैट उसका डीएनए का टेस्ट किया है। तो वो उन सब चीज़ों में पता हो जाते हैं वेदर दे आर इंडिजिनस, वेदर दे आर माइग्रेंट फ्रॉम सम अदर कंट्रीज, अगर है ये कौन सी रेस की बिलोंग करते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो ना आपको डीएनए टेस्ट से पता हो जाएगा। ओके, कुछ अजीब पता चला? बहुत सारी चीज़ें, जैसे राखी गढ़ी में प्रोफेसर शिंदे साहब ने जो एक्सकेवेशन जो किया है, एंड उसमें से जो डीएनए जो निकाला है, तो उसमें ये पता चला है कि वो लोग जो ना पूरा इंडिजिनस लोग हैं। ये नहीं कि पहले जो हम लोग कहते थे ये सेंट्रल एशिया से आए थे, वेस्ट एशिया से आए थे, हाँ, वो जो आर्यन माइग्रेशन वो थियरी वगैरह जो है ना, वो सब जो ना अभी तो ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री, आई मीन दिस वन साइंटिफिक स्टडीज हम लोग बदल रहे हैं पूरा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, और हम और ज़्यादा जान रहे हैं टाइम के साथ। बिल्कुल, टाइम के साथ हिस्ट्री अभी भी हम सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे साइंस का डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारे जो हम लोगों को जो पहले जो हम लोग सोच रहे थे वो सब जो ना हम लोग चेंज करना शुरू हो जाएंगे। हो रहा है Okay. बट यू शुड हैव एन ओपन माइंड। ये नहीं होना चाहिए मेरा ही कल्चर जो ना सबसे बड़ा है एंड वी आर द चोजन ऑफ द पीपल और हमारा ही सब कुछ है, हम लोगों को वो पता था, ये पता था, ये थिंकिंग नहीं होना चाहिए। अगर वो थिंकिंग हो गया काम से। ओपन, कीप एन वेरी ओपन माइंड। जिस तरह से क्रिकेट में कुछ यंग प्लेयर्स अपने करियर में पहले ही बहुत अच्छे से खेलते हैं और फिर घमंड हो जाते हैं। सही उसी तरह इंडिया अभी ऊपर आ रहा है। सही है। घमंड के साथ हमें नहीं खेलनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। बिल्कुल। ओके, एएसआई का एक पार्ट डायनासोर्स पर फोकस्ड है क्या सर? वो जियोलॉजी में है। ओके, डायनासोर्स ना जैसे इतने साल पहले यो कुछ मध्य प्रदेश का कुछ पोर्शन से, जैसे वहाँ का है आपका जो ना मंदसौर जो एरिया है, उन जगह पे जो ना आजकल भी जो ना डायनासोर का एग्स मिल जाते हैं। डायनासोर के एग्स मिल जाते हैं। हाँ, गुफा में भी है, बाहर जो ना खेत में, इसमें भी है, फील्ड में भी है, अब भी है, कई जगह पे है। लेकिन वो फॉरेस्ट जो ना बताते नहीं है, बताना भी नहीं चाहिए, वरना लोग जो ना उसको जो ना छेड़छाड़ करेंगे। सो दैट वाज आई मीन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो ना वो था। पर क्या छेड़छाड़ करेंगे एग्स की? वो एक वेगनर का एक थियरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी करके। पहले ज़माने में जो ना ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स आजकल जो ना हम लोग जो ना एशिया है, यूरोप है, वो सब कहते हैं, ये सब एक था, पैंजिया। देन दिस पैंजिया जो ना आफ्टर देन बिकॉज ऑफ सर्टेन मूवमेंट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट भी हो सकता है, एंड और दैट जो एक्सपेंशन ऑफ द कोस्ट जो प्लेट है, जिसकी वजह से जो ना दूर हो गया। अभी आप जो ना इंडिया का और अफ्रीका का पोर्शन एंड साउथ अमेरिका दोनों एक साथ रखे देख लीजिएगा, बिल्कुल एक जैसे जो ना बिल्कुल जिगजो पजल जैसे एक साथ हो जाएगा। मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका और भारत जुड़े हुए थे। हाँ, जुड़े थे, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो इसलिए अभी जो वहाँ जो फॉसिल्स मिलते हैं, एक जैसे फॉसिल्स मिलेंगे। मतलब अफ्रीका में जो फॉसिल्स मिलते हैं वो बिल्कुल मध्य प्रदेश के फॉसिल्स, मध्य प्रदेश में भी है, एंड दैट इज आई मीन इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो। सो दैट वेगनर का जो ना जो थियरी था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहते हैं उसको। तो उसी में ये सारी चीज़ें आती, वो जियोलॉजी में आते हैं। लेकिन हम लोग आउट ऑफ इंटरेस्ट जो ना, जो मैंने कहा कि जो ना यू हैव टू हैव अ वास्ट स्टडी ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तभी आर्कियोलॉजी में आप फोकस कर पाएंगे। ओके, अगला सवाल। मैं कुछ शब्द कहूंगा, हाँ, उन शब्दों को सुनकर जो भी आपके दिमाग में आता है आपको तुरंत कहना है। अच्छा, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा। ओके, डिगिंग। व्हीलर। क्या? व्हीलर जो है ना एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट थे इंडिया का, बहुत बड़ा जो ना, जस्ट आफ्टर दिस इंडिपेंडेंस इट वाज ही हु हैड रीएस्टैब्लिश्ड
आई मीन एक्सकेवेशंस, सो उन्हीं का नाम जो ना, एंड देन अलेक्जेंडर कनिंघम उनके पहले वाला जी। डिगिंग मीन्स व्हीलर एंड अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके। ओशंस, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, द्वारका। आपका इंटरेस्ट है? यस यस। ओके, एक और टॉपिक मिल गया अच्छा अच्छा अच्छा, राउंड के yeah. बाद के। महाभारत, अर्जुन, एजुकेशन सिस्टम, नालंदा। अगले 10 सालों के लिए हाँ, इंडियन आर्कियोलॉजी में क्या होने वाला है? मार्केटिंग हेरिटेज एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, दैट शुड बी टेकन अप। क्या आप ये मानते हो कि जब आप इंटरनेट पर इन चीजों के बारे में बात कर रहे हो वो भी मार्केटिंग होती है? यस ऑफ कोर्स, हाँ, इट इज मार्केटिंग, बट यू नो मार्केटिंग का मेरा मतलब थोड़ा सा और है। यू शुड बी एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट एंड फ्लो बैक दैट अमाउंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट। वाओ। जैसे मैंने किया था, जो लॉर्ड बुद्धा का रिलिक कैस्केट मिला है। रिलिक कैस्केट मीन्स दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन बुद्धिज्म। जो भगवान बुद्ध का अस्थि जो है ना, उसके एक टुकड़ा जो आई मीन आफ्टर द क्रिमेशन लेके 8 जगह पे रखा था, 8 बुद्ध स्तूप में रखा था। तो वो उसी तरीके का बुद्धिस्ट, यू नो, दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग। तो उसमें से एक मिला था पिपरवा करके, दैट इज कपिलवस्तु वेयर लॉर्ड बुद्धा वाज बोर्न जी। तो मैंने क्या किया था, उसी तरीके का एक रिलीक कैस्केट है वो बनवाया, न्यू मॉडर्न रिप्लिका बनवाया, और उसमें एक इंस्क्रिप्शन था, सुकिति बदिनाम सबगिनिकानम सपुत्त दलानम बुद्धाश्च, वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है। तो उसी तरीके से इसमें लिखवा दिया। उसमें 4 जगह का आप मिट्टी डाल दीजिए जो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। एक तो पिपरवा का या लुम्बिनी का मिट्टी डाल दीजिए, जहाँ बुद्धा वॉज बोर्न, और उसके बाद जो है ना बोध गया का मिट्टी डाल दीजिए, सारनाथ का मिट्टी डाल दीजिए, कुशीनगर का मिट्टी डाल दीजिए। आपको जो है ना खर्चा जो पड़ेगा 500 रुपया 400 रुपया पड़ेगा जी, बट यू कैन सेल इट फॉर 10,000 रुपीज़, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेन डालना है इस जगह का मिट्टी में। उसमें एक इंस्क्रिप्शन लिखवाना है। ये मैंने जब इंडिया आए थे, ओबामा जब इंडिया में आए थे, तो मैंने यहाँ की तरफ से, इंडिया की तरफ से जो गिफ्ट जो दिए उनको दिया था, दैट वाज दिस वन। इसी तरीके के इंडिया के एक एक चीज़ लेके जो ना आपका जो ना खर्चा होगा ओनली 400-500 रुपीज़, यू कैन सेल इट फॉर 5,000 एंड 10,000 रुपीज़। इसी तरीके से इंडिया का जो हेरिटेज है ये आप सेल कर सकते हैं। मतलब एक आर्कियोलॉजिस्ट को जिस तरह से हिस्ट्री के बारे में पता है, अगर आप उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी डाल दो, थोड़ा सा कैपिटलिज्म डाल दो, बस आप हिस्टोरिकल टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बहुत ज्यादा कमा सकते हैं आप, जो ना डबल ट्रिपल, ये जो ना ट्रिपल भी नहीं, ये आप जो ना 10-15 गुना कर सकते, एंड प्लो बैक दैट अमाउंट अगेन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट की हालत बहुत खराब है। तो ये सब आप कर सकते हैं। करप्शन भी है, करप्शन बहुत ज्यादा है। किस तरह की करप्शन होती है? अब जो ना करप्शन के बारे में मैं बात करूं तो खैर तो कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन इशारों में मैंने बात किया है, क्योंकि दैट वुड बी अ डिफरेंट केस। वरना जो ना ये जो ना अब तक जो ना ये 9 सालों में बहुत कुछ कर सकता था। आपको थ्रेट्स मिलते हैं क्या? कैसे थ्रेट्स मिलते हैं? तो इसमें नहीं, लेकिन जो ना अयोध्या के इश्यू में मुझे तो खत्म, आई वाज इन अ वेरी पेरिलस कंडीशन। बहुत ही जाहिर सी बात है, क्योंकि वो द होल कम्युनिटी में एक ग्रुप जो ना मेरे खिलाफ था, एंड आई वाज लिविंग अंडर द पुलिस सिक्योरिटी फॉर 3 years। और वो 3 years का जो ना पुलिस सिक्योरिटी अजीब लगेगा कि आपको, जिससे फ़ायदा उठाया आरएसएस एंड बीजेपी, उन लोगों ने नहीं दिया से पुलिस सिक्योरिटी। इट वाज ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट whom I used to criticize, उन्हीं लोगों ने सिक्योरिटी दिया, इन लोगों ने नहीं दिया। ओके। सबसे अजीब फीलिंग आपको कब लगी है कोई आर्कियोलॉजिकल साइट पर? सबसे अजीब जज्बात कि यार ये क्या हो रहा है? वो जो मिस्टीरियस फीलिंग जो है ना मुझे बटेश्वर में, बटेश्वर ऐसी जगह है कि बिल्कुल एकदम फॉरेस्ट के अंदर था जी, एंड पूरा मंदिरें ऐसी औंधे पड़े हुए हैं, सब जन बिखरे हुए हैं एंड कम्प्लीटली स्कैटर्ड।
तो देयर वाज ए काइंड ऑफ eerie फीलिंग, मिस्टीरियस फीलिंग। आप जो ना इस दुनिया में भी नहीं, कहीं और दुनिया में भी नहीं है, तो कहाँ है आपको खुद, यू आर नॉट एबल टू प्लेस योरसेल्फ। आपको कभी खौफ महसूस हुआ है? नहीं, खौफ मुझे कभी इस तरीके से महसूस नहीं हुआ है, बिकॉज यू आर टोटली इन्वॉल्व इन दिस वन। आप प्रवीण मोहन के वीडियोस देखते हो सर? किसके? प्रवीण मोहन एक यूट्यूबर है। नहीं, वो एक्चुअली इंजीनियर है, पर खुद जाकर सारे एंशिएंट टेम्पल्स को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा। शो पर आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि गुजरात में कहीं आई थिंक रानी का बाग करके एक मंदिर है जो इन्वर्टेड टेम्पल है, जो जमीन के अंदर बनाया गया। ये वो बावली है एक्चुअली। हाँ, नाम भूल गया मैं। बावली है, लेकिन वहाँ एक और जगह है कि जो ना यहाँ जो ना लोग जो ना बिल्कुल पूरा घर छोड़ और सब छोड़ के चले गया है। हाँ, ओके, डिजर्टेड। हाँ, इसके बारे में बात हुई है। रानी की बावली वो जो ना इसे ब्यूटीफुल। आप गए हो वहाँ? हाँ, अंदर गए हो? अंदर मीन्स वो पानी है, तो इसीलिए जो ना एकदम पानी तक तो आप जा सकते हैं, तो दैट इज देयर। क्या महसूस हुआ वहाँ? मुझे इस तरीके का कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ, बिकॉज ना दैट इज वेरी वेल। ये है, आई मीन यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, और पूरे ग्रुप के साथ गया था जी। इसलिए भी जो ना कुछ जगह पे आप जो ना अकेले जाना चाहिए। अकेले जाना चाहिए? हाँ, तब जो ना यू हैव दिस वन ए काइंड ऑफ कनेक्शन विद द साइट। जैसे नालंदा में मैं जो ना, एक तो खैर तो दिन में लोगों के साथ चलता था, लेकिन शाम को तो खैर तो बंद हो जाता, टिकट खिड़की वगैरह बंद हो जाते थे, तो मैं घूमा करता था पूरा उसमें। देन यू कैन आई मीन ब्रिंग बैक द ओल्ड एज, जहाँ जो ना ह्यूआंगसांग आए थे, एंड इट वाज फुल ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, 1,500 टीचर्स, एंड दे आर हैविंग डिस्कशंस अबाउट इट। ये सब चीज़ें आपको अगर सोचने के लिए आपको एक जगह चाहिए था, तो दैट इज इवनिंग मीन्स आई मीन वंस इट इज सन डाउन, आप अकेले है, पूरा दुनिया जो ना बिल्कुल खामोश है, पूरी साइड्स खामोश है, तब जो ना यू हैव ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वो सबको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आई वॉज द इंचार्ज ऑफ द होल थिंग, तो मुझे मौका मिला, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है सबको वो मौका मिलेगा। शायद खामोशी की वजह से आपके ऑब्जर्वेशनल पावर्स इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरह से मान लो आप म्यूजिक सुन रहे हो ईयरफोन्स पर, अगर आपको दूर कुछ देखना ना, आप ईयरफोन्स निकाल के देखते हो, सेम लॉजिक होता है। बिल्कुल। ओके सर, अगला सवाल। इतिहास को लेकर हर भारतीय स्टूडेंट को 4 कौन से सबसे जरूरी लेसन्स जानने चाहिए भारतीय इतिहास को लेकर आपके अकॉर्डिंग? एक तो प्री हिस्ट्री के बारे में उनको पता रहना चाहिए। प्री हिस्ट्री मतलब प्री हिस्ट्री के में जो ना, जैसे वो जो ना पेंटिंग बनाते थे जी, हिस्ट्री के पहले के ज़माने में क्या था। पर ये क्यों जानना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि जो होल ह्यूमन एवोल्यूशन समझने के लिए वो प्री हिस्ट्री के बारे में लगेंगे, तो खैर तो उनको ये पता रहेगा ये जो ना कैसे एवोल्यूशन का स्टेप्स कैसे है करके। सो दैट इज द फर्स्ट लेसन। शायद खुद के दिमाग के बारे में भी चीजें जानने को मिलती है अपने समझने के लिए जो ना, एंड द होल ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ जी, फ्रॉम डिफरेंट पीरियड से कैसे डिफरेंट पीरियड्स को जो ना आप कैसे आया। फिर जो प्रोटो हिस्ट्री जो हमने कहा था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, देन द हिस्टोरिक पीरियड जो, एंड देन द मेडिवल पीरियड ऑल्सो। तो मैं इसका जो मेडिवल पीरियड को निकालने के ख़िलाफ़ हूँ, जो अक्सर जो ना आजकल जो ट्रेंड जो चल रहा है मेडिवल पीरियड को ख़त्म कर दिया है, वो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ, ओपनली कहता हूँ कि उसके ख़िलाफ़ हूँ। okay. आप जो ना 800 साल का जो ना आपका ना हिस्ट्री है, वो जो ना आप मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसको तो आप एम्फसाइज कर दीजिए, लेकिन उसमें जो ना निकालने से जो ना वो हिस्ट्री नहीं बनेगा। सो दैट वाज अ वेरी रॉन्ग स्टेप। तो मैं उसको तो ना ओपनली आई एम अगेंस्ट दैट वन। यू हैव टू, अगर जो ना अकबर नहीं है, महाराणा प्रताप नहीं है, और जो ना आपको जो ना चौहान नहीं है या मोहम्मद गौरी नहीं है, तो पृथ्वीराज चौहान नहीं है। तो ये सब जो ना कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। गलत हुआ सही हुआ ये सब अलग चीज़ है, वो तो आपको बता दीजिए,
लेकिन उसको निकालना नहीं चाहिए। मतलब भारतीय हिस्ट्री इतनी ज्यादा डीप है कि हर फेज के बारे में अलग से जानना चाहिए, बेसिकली ये कह रहा हूँ। बिल्कुल। ओके, और हर फेज के बारे में जानकर अलग फायदे मिलते हैं आपको। अलग फायदे मिलता है, एंड इट हैज एनरिच्ड आवर सिविलाइजेशन। क्योंकि पहले तो खैर तो उन लोगों ने तोड़ा है, मार काट किया, वो सब है, लेकिन दे हैव एनरिच्ड इन द प्रोसेस। ये नहीं कि जो ना बहुत सोच समझ के किया है, वो मैं नहीं कहता हूँ, बट इन द प्रोसेस दे हैव एनरिच्ड द इंडियन सिविलाइजेशन। उसी तरीके से जो बाद में जो पोर्चुगीज आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ना तोड़ ताड़ किया है, बट दे हैव एनरिच्ड आवर सिविलाइजेशन। तो वो हम लोगों को समझना चाहिए, एंड हिस्ट्री इज दैट। ओके, मतलब डार्क हिस्ट्री भी जानना जरूरी होता है। सही। ओके, ऑलराइट। अगर 3 सालों के लिए आपको पीएम बनाया गया तो आप क्या चेंजेस लाओगे भारत में? शायद मे बी आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। इतना मैं सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन जो ना मैं हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में जो ना जरूर बदलाव लाएगा, एंड वो बाकी चीज़ों के लिए मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप फंड्स भेजोगे? Not only funds, I mean the whole way of looking at the whole thing. Okay. और उसके अलावा जो ना इसको जो ना इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे मैं नालंदा का एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, एक कि अगर जो ना इसको जो ना ये बना दिया है, इसको मार्केटिंग कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा आप पैसा बना सकता है, फिर आपको गवर्नमेंट फंडिंग की ज़रूरत नहीं होगा, उतना खुद कमा सकते हैं। एंड मेनी कंट्रीज आर डूइंग इट, और हम लोग वो नहीं, हमारा सोच ही वो नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। ऑनेस्टली आई फील मेरी जनरेशन बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल है, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं। जब हमारी जनरेशन पावर में आ जाएगी, हमारी जनरेशन गवर्नमेंट में बैठेंगे, तब शायद ये सब होगा। मतलब दैट्स द रॉ ट्रूथ है। रियली। अब उसमें एक एग्जांपल है, क्योंकि जैसे आप रोम में चले जाइए या ग्रीक में चले जाइए, वहाँ एक्सकेवेशन के लिए बाहर के लोगों को जो ना आप इतना फीस दे दीजिए, आप उसको वहाँ के एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीनियर पीपल। उसी तरीके का एक एक्सकेवेशन आप जो ना राजगीर में कीजिए, नालंदा में कीजिए, वहाँ ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ है, उन्हीं के अंडर में कीजिए। उसमें कहिए आपको जो ना 1 महीने का अगर आप एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको इतना पैसा देना है, फीस देना है, बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दूंगा। आपको यू हैव गॉट 15 बुद्धिस्ट कंट्रीज, वहीं से ही इतने ही लोग आ जाएंगे। और वो ये नहीं 4 दिन यहाँ रह के फिर इंडिया से चले गया, वो 1 महीना यहाँ रहेंगे। उसी के साथ ही साथ जो है वो इतना पैसा आपके पास आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ पे ना आप आयुर्वेदा का वो शुरू करवा दीजिए बगल में, तो उसमें भी लोग आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो ना, यू हैव टू हैव सम क्रिएटिव माइंड। अगर क्रिएटिव माइंड होगा तो आपको अपनी जो हेरिटेज है आप आराम से बेच सकते हैं। फिरंग लोग वैसे आते डिगिंग के लिए, यहाँ एक्सकेवेशन का अलाउड नहीं होता? नहीं, ऐसे अलाउड नहीं है, पर आते आप इन्हें बाहर से नहीं अलाउड नहीं है। एक तो बाहर वालों को तो रेस्ट्रिक्शन है, इंडियंस को भी रेस्ट्रिक्शन है। तो इसमें आप जो ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स होगा, आप जो ना 15 दिन के लिए आ जाइए, आप जानिए आर्कियोलॉजी क्या है, एक्सकेवेशन क्या है जी। आपको जो ना रहने की जगह मिल जाएगा, तो वहाँ सारे लोग जो ना बहुत अच्छा डिस्कशन होगा, इवनिंग में डिस्कशन होगा, एंड दे विल गो बैक एज इंडियन एम्बेसडर्स। फिर वो दूसरा ग्रुप को वहीं से बेचेंगे। इन सब चीज़ों को मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू हैव ए पोटेंशियल वेरी दिस वन विजनरी मिनिस्टर, और जो ना उसी तरीके का जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तभी बदलाव आएगा। अभी कौन सी मिनिस्ट्री में आता है इसे? अभी इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म एंड कल्चर। ओके, अगला सवाल सर, भारत में सबसे एक्साइटिंग अनएक्सप्लोर्ड जगह कौन सी है आपके अकॉर्डिंग, जहां ज्यादा डिगिंग हुई नहीं है? यू हैव इन मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, ये 3 जगह इतना पोटेंशियल साइट्स है। अब भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो लोगों ने देखा नहीं है। और जैसे बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ के अंदर में अभी डॉक्टर दिस वन वाजपेयी करके एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट है, वहाँ का जबलपुर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जी।
उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज किया है, एकदम फॉरेस्ट के अंदर है, वहाँ आम लोग जा नहीं सकते हैं। ही हैड टू गो, डॉक्टर वाजपेयी गया था विथ स्पेशल परमिशन के साथ गए थे। तो उन्होंने बहुत सारे डिस्कवरीज वहाँ किया है, हिंदू टेम्पल्स है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, इन सब चीज़ों की डिस्कवरी। इसी तरीके से एक तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये 3 इतने रिच जगह है, साइट्स है आर्कियोलॉजिकली। You can do for this one, I mean, for months and months you can go on exploring the places. पर क्या मिलेगा? बहुत सारे, you have unknown temples are there. Unknown temples. Unknown temples. Unknown this one Buddhist heritage stupas are there. ये सब चीज़ें आपको निकाल के बाहर लाना चाहिए। Not only बाहर लाना चाहिए, वो तो खैर एक स्टेज है, and then you have to market it also. इको टूरिज्म में वो लाइएगा। इको टूरिज्म में लाएंगे तो देन यू विल हैव द परमिशन टू गो इनसाइड। पता है दुनिया भर के आई डोंट वांट टू से आर्कियोलॉजिस्ट, बट बहुत, ग्रैहम हैनकॉक का नाम सुना आपने? नहीं। वो एक अनऑफिशियल आर्कियोलॉजिस्ट है, वो अच्छा। ट्रेन नहीं है, जर्नलिस्ट है, बट ही डज वर्क सिमिलर टू एन आर्कियोलॉजिस्ट। अच्छा, जैसे अच्छा। भारत में हमारे प्रवीण मोहन है, अच्छा, वैसे ही मतलब खुद से एक्सप्लोरेशन करते हैं। अच्छा, हाँ। तो दुनिया भर के ऐसे टाइप के लोगों का इंटरेस्ट है द्वारका, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। आई थिंक तमिलनाडु के बाहर भी एक पूरा रीजन है जहाँ एक अंडर वाटर सिविलाइजेशन आपको मिल सकता है। हाँ, पूम्पुहार करके एक पूरा जो पुराना एंशिएंट सिटी है जी। तो ये सब चीज़ें जो ना, जैसे वो है गुजरात कोस्ट हो गया, द्वारका हो गया, मुजरिस करके जो ना केरला के आसपास में है। तो ये जब कोस्टल एरिया इज़ वेरी रिच, तो वो सब जना कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि इन सब सारी चीज़ों में जो ना एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, एक्सकवेशन होना चाहिए, मैपिंग होना चाहिए, एंड देन यू ब्रिंग इट टू द, आई मीन, इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड टूरिज्म करा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको जो बहुत अच्छे डिस्कवरी कभी मिल जाएंगे, तो मिल भी सकता है, ना मिल भी सकता है, दोनों है। इसको ओशिनोग्राफी डिपार्टमेंट के साथ चला दीजिए। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ओशिनोग्राफी है गोवा में, उसी तरीके से ना उनके साथ जो ना अगर आप अटैच करके ये सब चीज़ें करेंगे, प्रोफेसर SR राव साहब ने वही किया था। जो प्रोफेसर SR राव जो द्वारका का जो एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन किया था, उन्होंने वही किया था। तो उसी तरीके से वेरियस अदर जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से के साथ मिलके आपको काम करना है, आइसोलेशन में नहीं हो सकता है जी। अगर किसी ने आपको पाकिस्तान में डिगिंग की इजाज़त दे दी, तो मोहनजोदारो और हड़प्पा के अलावा आप कहाँ डिगिंग करोगे? वहाँ तो बहुत और भी साइट्स जो है ना अभी तक मिला है, जैसे चान्होदारो है, वो एक बहुत ही पोटेंशियल साइट्स है। ओके। आमरी है, कुल्ली है, नाल है, ये सब जो है ना बहुत अच्छी कोडीजी है। ये आपकी बात होती है पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट से? नहीं। एक बार इसमें दूसरे कंट्री में जब हम लोग जापान गए थे, तो वहाँ एक यूनेस्को का मीटिंग था, तो उसमें एक वहाँ का एक आर्कियोलॉजिस्ट से, पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट से मुलाकात हुआ था। अदरवाइज वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन विद दोस पीपल। क्या बात हुई उनसे? नहीं, उसमें जो उनके पास जो है क्या क्या हिस्टोरिकल साइट्स अभी हड़प्पा क्या क्या न्यू एक्सप्लोरेशन से, एक्सकवेशन से क्या क्या टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं। सो दैट वाज ए फोरम, यूनेस्को का फोरम था, तो उसी में डिस्कशंस हुआ करता था। रहते भी हम लोग जो है सब सारे जितने भी डेलीगेट्स थे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज एक साथ ही रहते थे। तो उसमें यूरोप से भी थे, बाकी सारे लोगों दुनिया से थे। तो उसी में एक बार डिस्कशन हुआ, एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ कंडक्टिंग परवेज़ मुशर्रफ, जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट थे एक ज़माने में, वाजपेयी साहब के ज़माने में, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ कंडक्टिंग हिम, शोइंग हिम ताजमहल। उनको और उनकी जो वाइफ शीबा मुशर्रफ थे, उन दोनों को मैंने ही ताजमहल दिखाया था। ओके, वाओ। यही था आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल सर। अभी फिर से पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। तो सर अब फिर से कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे। जरूर। आपके जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे, अच्छा, हमेशा आपको अयोध्या इशू के बारे में पूछा जाता है। yes, आप एक बहुत की फिगर थे उस पूरे स्टोरी में। yes. उस पूरी कहानी को प्लीज समझाइए आपके पर्सपेक्टिव के थ्रू। पहले आप
छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, हमारे काफी सारे कॉलेज लिसनर्स हैं, स्कूल लिसनर्स हैं जो न्यूज कम देखते हैं। अच्छा, तो एकदम 101 से एकदम बेसिक लेवल पर, एबीसी लेवल पर आकर समझाइए कि इशू क्या था, अच्छा, आपका रोल क्या था, अच्छा, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा, 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 बताइए सर। वो 1976-77 में हम लोग एक्सकवेशन के लिए गए वहाँ अयोध्या में। जो द डायरेक्टर ऑफ एक्सकवेशन वाज प्रोफेसर बीबी लाल, जो जाने माने हुए जो एक्सकवेटर है, उन्हीं के अंडर में था। एंड वी वर फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी। तो जब वहाँ जाके देखा तो हम लोगों का जो रहने की इंतज़ाम जो किया था वो बिल्कुल एकदम जो कंट्रोवर्शियल मस्जिद था उसके एकदम सामने था। तो रात भर जो लोग आ रहे, दिन भर लोग आ रहे, तो खैर तब बहुत हुजूम आते थे वहाँ, जो लोगों का जो एक फरवर था लोगों का आने का, रामलला को एक बार जो देखने का जो वो था। तो जब भी एक्सकवेशन करते हैं हम लोग, एक्सकवेशन के पहले जो हम लोग जो एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, उसको कंटेक्चुअलाइज करने के लिए, जो हम खोदने जा रहे हैं उसके चारों तरफ क्या चीज़ मिलने जा रहे हैं। तो हम लोग जो अंदर जाने के लिए, मस्जिद के अंदर जाने के लिए कोशिश किया, तो वहाँ एक पुलिस वाला, तो उन्होंने कहा ये बंदे ये खोल नहीं सकते। तो हम लोगों ने कहा कि हमको इन कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं, हम तो खुदाई करने वाले हैं। तो उन्होंने ओपन कर लिया। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था, वो सब जो मंदिर के पिलर्स थे। तो सवाल ये आ जाते हैं, ये आप कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, मस्जिद का पिलर है, या गिरजाघर का पिलर है? तो हम लोगों को जो प्रिसाइसली उसी के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, उसमें हम ये भी बता पाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये कितने साल पुराना है, ये 1200 बी का है, या 1300 का है, या 1400 का। थोड़ा सा फर्क जरूर होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बता पाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइलिस्टिक डेटिंग कहते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने जब डेटिंग करने के लिए देख कोशिश किया, तो 12th सेंचुरी की लगा कि हम लोग 12th सेंचुरी का एडी का, नॉट बीसी का है करके। फिर प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने उसके पीछे के साइड में, जो मस्जिद का जो मेहराब, वेस्टर्न साइड में मेहराब रहते, उसके पीछे के साइड जब एक्सकवेशन किया तो पिलर बेसिस मिल गया। यहाँ तो पूरा पिलर मिला था, वो पिलर बेसिस बाहर में मिला। एंड देन सदर्न साइड में जब एक्सकवेशन किया वहां पर भी मिला। और ये पिलर बेसिस जितने भी है, वो पिलर को, आगे वाले पिलर जो है उसको खड़े करने के लिए था। यू हैव टू हैव ए फर्म ग्राउंड फॉर दैट वन। फिर वहां से बहुत सारे जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से, मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे, यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। लेकिन इट वाज नॉट एन इम्पोर्टेंट इश्यू एट दैट टाइम, 1976-77 में। लेकिन 1998 होते हुए ही ये एक बहुत बड़ा, 1988 आते ही ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। बजरंग दल आ गया, वीएचपी आ गया, बहुत सारे कम्युनिस्ट लोग जो काफी हावी हो गए, कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस। अचानक से क्यों 1988 में हुआ? वो तब तक जो बाकी एक टेम्पल मूवमेंट शुरू हो गया था। ओके। जब वीएचपी ने शुरू किया है तो उसमें कुछ नॉन आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज हिस्टोरियंस, वो आके फिर आर्कियोलॉजी के बारे में ओपिनियन देना शुरू कर दिया। दैट वाज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के इरफान हबीब ग्रुप। जेएनयू के कुछ हिस्टोरियंस आके कहा कि प्रोफेसर लाल ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, लेकिन उनको मंदिर का एसोसिएटेड कोई भी मटेरियल नहीं मिला करके उन लोगों ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे दिया, वो आउटस्मार्ट करने के लिए, प्रोफेसर लाल साहब को आउटस्मार्ट करने के लिए। अक्सर आर्कियोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते, वो प्रेस में जाते नहीं है। लेकिन ये सारे टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, नॉट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सब हिस्टोरियंस थे। उसमें सिर्फ एक ही आदमी थोड़ा सा आर्कियोलॉजी के बारे में जानते थे। तो उसमें प्रोफेसर लाल साहब को फिर अपने को डिफेंड करना पड़ा। उन्होंने कहा नहीं, हम लोगों ने इसके वेट किया और उसमें बहुत सारे मंदिर के एसोसिएटेड चीजें भी मिली है, एंड वी हैव आल्सो गॉट टेम्पल पिलर्स आल्सो।
तो उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने तो बोल दिया। लेकिन आई वॉज एट दैट टाइम इन मद्रास में काम कर रहा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डिप्टी सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट था, और मैंने एक स्टेटमेंट जो दे दिया है, जो देना नहीं चाहिए था उस टाइम में भी, खतरनाक है। तो मैंने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने वहाँ एक्सकवेशन में इनको जो ना बहुत सारे मंदिर के अवशेष मिला है, एंड आई वॉज ए विटनेस टू दैट वन, क्योंकि मैं ही आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन, एंड आई हैव सीन द होल थिंग विथ माई ओन आईज, एंड दैट वॉज माई स्टेटमेंट। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, for Hindus, this is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. So, obviously, I am a government servant. I should not have given. Number two, it was against the whole Muslim communities. जो ना वो पूरा उस टाइम में पूरी पावरफुल था, उन्हीं के खिलाफ था। तो ऑब्वियसली मेरे खिलाफ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना, एंड स्पेशली कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने बहुत ज़्यादा जो है ना, उन लोगों ने मेरे खिलाफ जो है ना बात करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रेस में देने की हिम्मत किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन। इन लोगों में से कोई भी उस साइट में एक्सकवेशन के टाइम में आया नहीं था, कोई भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। आई थिंक आपका इंटेंट एकदम साफ था, बहुत साफ था, बहुत साफ था। पर जो मैच्योरिटी आपके दिल में अब है, हाँ। उस मैच्योरिटी के साथ अगर आपने तब डिसीजन ली होती तो शायद आप खुल के ये नहीं कहते। नहीं, वो बहुत ज्यादा मैच्योर होगा तो खैर तो वो आप जो ना इतना खुल के बात नहीं कर पाएंगे। जी, आई वॉज नॉट दैट इंटेलिजेंट। आपकी एज क्या थी तब? कौन सी? तब क्या एज थी आपकी? 39 ऐसे कुछ होगा। ओके, बट आप रिग्रेट करते हो वो डिसीजन को? नहीं, दैट वाज ए राइट डिसीजन। रिग्रेट नहीं करता हूं मैं। बट आपको मुश्किलों को झेलना पड़ा? ये झेलना पड़ा तो जेल अब भी झेलता हूं। झेलना पड़ा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, अभी भी झेलते हो? अब भी झेलता हूं, बिकॉज यू नो इट इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। इसी तरीके से जो एक ओपिनियन का है ना, दैट इज वेरी डेंजरस। स्पेशली मैं जिस जगह से आता हूँ, ये कैलिकट शहर है, वहाँ तक तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, एंड स्पेशली देयर इज अ स्मॉल टाउन दैट इज नोन एज कुडवली। वहाँ तो कई इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक्टिव है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड मेरा कंडीशन जो ना आफ्टर द कमिंग ऑफ दिस जजमेंट आने के बाद जो ना बहुत ही, आई मीन इट वॉज वेरी दिस वन, आई मीन डेंजरस सिचुएशन था। ओके, डेंजरस सिचुएशन इतना था कि किसी भी टाइम में जो ना कुछ भी हो सकता था। ओके, लेकिन आई कुड सर्वाइव इट नॉट बिकॉज द सपोर्ट ऑफ दिस बीजेपी एंड आरएसएस। उन लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं दिया। हाँ, नहीं सपोर्ट नहीं दिया, बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। सो आई हैड टू फ्ली फ्रॉम कैलिकट टू, कुछ दिन बिहार जाके रहना पड़ा, कुछ दिन भोपाल, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं काम करता था, कुछ दिन गोवा जाके किया है, कुछ और जगह पे जाके then I had to take asylum। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं गवर्नमेंट एजेंट का भी नहीं था। अभी भी मैं खुल के इनके खिलाफ बात करता हूँ, बीजेपी के खिलाफ खुल के बात करता हूँ। अभी आपके सामने ही बात किया है, कोई गवर्नमेंट एजेंट नहीं, जो हालात थे, रियलिटी है, उसी की बात करता हूँ। क्योंकि मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए था, उस टाइम में ही छोड़ देना चाहिए था। अगर छोड़ दिया होता, द होल इंडियन एटमॉस्फेयर जो है ना, जो रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज, वो बहुत अच्छा होता। वो इसलिए छोड़ना चाहिए था। मुसलमानों के लिए तो सिर्फ एक मस्जिद है, लेकिन हिंदू के लिए सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक मंदिर नहीं है, पूरा हिंदुइज्म का दार मदार है ये। तो मुसलमानों के लिए अगर प्रॉफिट मोहम्मद से अगर कोई रिलेशन इस मस्जिद को होता, तो फिर मैं भी ये कहता कि जो ना, मैं भी आपके साथ हूँ। या कोई औलिया किराम जैसे सलीम चिश्ती है, या निज़ामुद्दीन औलिया है, या अजमेर की शेख है, इन लोगों से भी कोई ताल्लुक होता, तो मैं भी उन्हीं के सामने साथ खड़े हो जाता। क्यों? फॉर दम इट इज अ सिंपल मॉस्क। और वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी भी बहुत कम है, मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि 2 महीने तक वहाँ रह चुका हूँ, तो आराम से छोड़ सकता था और छोड़ना चाहिए था। लेकिन उनको बरगलाया, मुसलमान काफ़ी लोग सोच भी रहे थे छोड़ने के लिए, काफ़ी लोग जो डिस्कशन भी चल रहे थे,
लेकिन उनको बरगलाया यही कम्युनिस्ट हिस्टोरियन इरफान हबीब एंड जेएनयू के कुछ लोगों ने. दैट क्रिएटेड द होल प्रॉब्लम. उनकी इंटेंशंस क्या थी इरफान सर उनकी की? और इरफान हबीब जो ना ही जस्ट वांटेड टू टेक पॉलिटिकल एडवांटेज आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि वो आईसीएचआर का चेयरमैन और बाकी सारी चीज़ें आईसीएचआर को, फिर जो ना उनको एक्सटेंशन चाहिए था, इस तरीके के जो ना वो चीज़ें करते रहते हैं. तो दैट वाज देयर एडवांटेज. पूरा हिस्ट्री आईसीएचआर जो ना उनके अंडर में ही रहना चाहिए. दैट वाज देयर दिस वन. अदरवाइज जो ना वो कुछ और चीज़ें नहीं है. लेकिन उससे जो ना कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को एंड इंडिया एज ए होल नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, जो अब जो है फिलअप करना बड़ा मुश्किल है. इतना ज़्यादा जो है कम्युनिटीज अलग अलग हिस्से में बट गया. आई वॉन्ट टू नो कि जनरली आपके जितने भी मुस्लिम रिलेटिव्स हैं या मुस्लिम दोस्त हैं जिनके साथ आप पले बड़े बेसिकली, उनका क्या मानना है आपके ओपिनियंस को लेकर? वो लोग जो ना बहुत सारे लोग जो ना मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा है. कुछ लोग जो ना पीएफआई जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया करके जो आजकल जो बैन किया हुआ है, उसके भी मेंबर्स से हम लोग जो ना मदरसा में एक साथ थे, स्कूल में वो मेरे एक साल ऊपर थे. तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं. इसीलिए माय कंडीशन वाज वेरी डेंजरस. आई कम फ्रॉम दैट, नॉट ओनली फ्रॉम दैट कम्युनिटी, फ्रॉम दैट एरिया ऑल्सो. लेकिन जिस तरीके से मुझे प्रोटेक्शन इन लोगों को बीजेपी और आरएसएस को देना चाहिए था, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया. बाद में बहुत दिनों के बाद उन लोगों ने कहा वो मुझे अहमदाबाद में शिफ्ट करने के लिए तैयार है. तब तक उनका नीयत मुझे बहुत साफ मालूम हो गया था कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं हैं. तब मैंने कहा कि फिर मैंने मना कर दिया. मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है करके मना. लेकिन ये मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट जो ना 3 साल तक जो ना मुझे पुलिस का प्रोटेक्शन दिया. आप कांग्रेस की बात कर रहे हो? नहीं, मैं बीजेपी और आरएसएस की बात कर रहा हूँ. मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, जिनको मैंने बहुत अपोज किया था, उन लोगों ने, क्योंकि केरला में जो मार्क्सिस्ट पार्टी था, रूलिंग पार्टी मार्क्सिस्ट था, उन लोगों ने मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया. 3 साल तक मैं बाहर बहुत कम निकलता था. प्रोटेक्शन उन्हीं लोगों का है, इन लोगों का नहीं है. ओके. 1988 में आपने ये स्टेटमेंट दी, या एम आई राइट? या अभी मैं आप नहीं, 1988 में, 1990 15 दिसंबर. ओके. ये स्टेटमेंट जो अखबार इंडियन एक्सप्रेस में आया था. 1990 से 2023 तक 2 कहानियों के बारे में बताइए. 1976 से 1976-77 से. मैं आपको 1990 से पूछ रहा हूँ. 19 मतलब अच्छा, ये हाँ, अच्छा 2 कहानी बताइए. अच्छा. पहली कहानी कि अयोध्या इशू पैन आउट कैसे हुआ, जो स्पेशली स्कूल चिल्ड्रन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनका जन्म 2005 के बाद हुआ है. अच्छा. वो जानते ही नहीं कि क्या हुआ है अयोध्या इशू को लेकर. ठीक है, तो पहली कहानी ये समझाइए क्या हुआ फिर, क्योंकि तब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच बहुत बड़ी दरार आ गई. और दूसरी कहानी खुद के पर्सपेक्टिव से सुनाइए कि आपकी लाइफ कैसे बदल गई. नहीं, मेरी लाइफ जो है फिर मैं बाहर निकल नहीं सकता था, क्योंकि डेंजरस था कि बाहर निकलना. एंड आई वाज लिविंग इन कैलिकट ओनली, क्योंकि मैं अपनी टाउनशिप पे वहाँ से आके, कैलिकट इज ए बिगर टाउन, वहाँ थोड़ा सा और चीज़ें जो ना बड़ा है, तो मैं कैलिकट आके रहा. लेकिन वहाँ से भी मैं घर के बाहर बहुत कम निकलता था. एंड देयर वाज पुलिस, और जब भी मैं जाता था तब पुलिस मेरे साथ आया करते थे. बाय दैट टाइम कोविड जो ना आ गया, तो पूरा दुनिया जो ना, कोविड जो ना पूरा दुनिया के लिए तो खैर तो एक बहुत बड़ा मारामारी था, लेकिन इन ए वे दैट वाज सेफर फॉर मी, क्योंकि फिर जो ना लोग बाहर निकल नहीं सकता था, और पूरे की पूरा नरेशन जो ना फिर बदल गया. ऑलमोस्ट फॉर 2 years जो ना पूरा दुनिया डेड हो गया. इसी वजह से मैं बच गया, वरना आज ये कहानी आपसे कहने के लिए मैं नहीं होता. मर्डर का अटेम्प्ट हुआ आप पे? मर्डर का अटैक नहीं था, लेकिन वो वहाँ सब कुछ हो सकता था. ओके. कोई इस तरीके की, पुलिस हमारा साथ था, तो इसीलिए जो ना बच गया. एंड बाय दैट टाइम दिस कोविड भी आ गया, इसीलिए चीजें जो ना बदल गया. अब पूरा अयोध्या इशू समझाइए, क्या हुआ 1990 के बाद?
1990 के बाद जो ना फिर दोबारा जो एक्सकवेशन हुआ है, क्योंकि उसमें डिस्कशन ये चल रहा था, ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि वहाँ इसकी इसमें अयोध्या का एसोसिएटेड, मंदिर का एसोसिएटेड कोई चीज़ मिला नहीं, ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस का कहना था। आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि नहीं, वहाँ से बहुत अवशेष मिला है, मंदिर से एसोसिएटेड चीज़ें मिली है और वो भी मस्जिद के नीचे है। दिस वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो हिस्टोरियंस का बेसिस क्या था? उनका कोई बेसिस नहीं है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने प्रोफेसर लाल साहब को कोट करते हुए कहा, लाल साहब ने वहाँ एक्सकेवेशन किया है, उनको मंदिर से कोई अवशेष नहीं मिला। लाल साहब को फिर जो ना, क्योंकि लाल साहब जो ना ज़्यादा प्रेस स्टेटमेंट वगैरह देते नहीं थे, उन्होंने को प्रेस स्टेटमेंट देना पड़ा, नहीं हम लोगों को मिला है और जो ना बहुत सारे अवशेष मिला है करके ही गेव अ प्रेस स्टेटमेंट। उनको सपोर्ट करते हुए मैंने फिर इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया, मैं उसी में पार्टिसिपेट किया था। लाल साहब का कहना सही है और वो दूसरे लोगों ने वहाँ देखा भी नहीं है, एक्सकेवेशन देखा भी नहीं है और इस तरीके से उनको ओपिनियन कहना नहीं चाहिए था। और मैंने शो के थ्रू ये जाना है कि आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस बेस्ड होते हैं। Yes. कभी कभी हिस्टोरियंस नैरेटिव बेस्ड होते हैं। Yes. शो पर भी कुछ हिस्टोरियंस आए जो नैरेटिव बेस्ड हैं। बिल्कुल इट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। बिल्कुल। हमें आर्कियोलॉजिस्ट को जब तक आपको एविडेंस नहीं मिलेंगे तब तक आप बोलेंगे नहीं। ये आपकी ट्रेनिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा एविडेंस के थ्रू बात करेंगे। एविडेंस की बात है। ओके। और इंटरप्रिटेशन, वो लोग सिर्फ इंटरप्रिटेशन करते हैं और वो भी कोई ज़रूरी नहीं उनके लिए जो ना इंटरप्रिटेशन के लिए उनको एविडेंस पास आए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चल रहा था। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, एक ग्रुप कहते हैं है, दूसरा ग्रुप कहते हैं नहीं है, तो व्हाई कांट वी डू ए सेकंड एक्सकवेशन। तो वो सेकंड एक्सकवेशन बाद में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो वो सेकंड एक्सकवेशन हुआ। तो दैट वाज अंडर प्रोफेसर डॉक्टर B.R. मणि एंड ही इज एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, एमिनेंट हिस्टोरियन, आजकल नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल भी है एंड वेरी 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 प्रिसाइसली एंड कंसाइसली एक्सकेवेट करते हैं। तब इसको रोकने के लिए, वो एक्सकेवेशन रोकने के लिए इन लोगों ने बहुत कोशिश किया। इरफान हबीब एंड ग्रुप बहुत कोशिश किया, मुझे भी अप्रोच किया था उन लोगों ने किसी भी तरीके से रुकवाने के लिए। तो मैंने कहा था भी इसको कोई रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इट इज ए डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल हाई कोर्ट। आपको क्यों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे वो? नहीं, कन्विंस करने के लिए नहीं, मुझे जो ना इसमें इंटरवेन करके इसको एक्सकेवेशन को, दोबारा एक्सकेवेशन को रोकने के लिए। उन लोगों को तो पता हो गया था कि एक्सकेवेशन, मैंने भी पहले उनके लोगों से, सैयद शहाबुद्दीन उस जमाने में जो ना इसका जो ना बहुत बड़ा स्पीकर था, मैंने उनसे कहा था सर दोबारा एक्सकेवेशन मत करवाइए, इसको आप जो ना गिफ्ट कर दीजिए इस लैंड को। दोबारा अगर आप एक्सकेवेशन करवाएंगे फिर बहुत सारी चीज़ें और निकल आएगा। ये उन्होंने मुझे पटना में, उस टाइम में मैं पटना में पोस्टेड था, मुझे बुलाया भी था उन्होंने, तो मैं जाके उनसे बात भी किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो इरफान हबीब के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। जब दोबारा एक्सकेवेशन किया, हम लोगों को जो ना पहले 12 पिलर्स मिले थे, मोर देन 50 पिलर्स की जो ना बेसिस मिल गया नीचे से, मोर देन 50 पिलर्स एंड दैट टू इन 17 रोस में, 17 रोस में पूरे की पूरा मिला। और उसके बाद जो ना फिर बहुत सारे जो ना टेराकोटा दिस वन आई मीन आइडल्स मिले वहाँ से। एंड देन एक इंस्क्रिप्शन, वो जो इंस्क्रिप्शन जो मिला था, वो जो मस्जिद तोड़ा तो उसी टाइम की ही, एंड दैट इज इन 20 लाइन्स का एक इंस्क्रिप्शन है। उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू दैट लॉर्ड विष्णु हु हैज किल्ड 10-headed person। वो 10-headed person कौन है? रावण। एंड हु हैड किल्ड बाली, हु इज दैट? राम, श्री राम। तो ये सब इंस्क्रिप्शन मिल गया। फिर वो प्रणाला मिल गया। प्रणाला क्या है? जो गर्भगृह होगा मंदिर में, उसमें जो अभिषेक जल निकालने के लिए, एंड दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्थर्न साइड। तो वो मगर प्रणाला कहते हैं क्योंकि क्रोकोडाइल हेड होगा उसका। क्रोकोडाइल का मतलब ये है कि वो दैट रिप्रेजेंट्स दिस वन रिवर गंगा। तो वो मगर प्रणाला मिला।
अब ये बताइए कोई मस्जिद से आपको जो ना मगरा प्रणाला मिल सकते? नहीं मिल सकते। सिंपल, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंसेस मिल गया। इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट the Honorable Supreme Court had come to the decision that there was a huge temple before the mosque, and the Supreme Court has given a very good this one also judgment also. इतना अच्छा जजमेंट मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्मीद नहीं कर रहा था। आपकी लाइफ कैसे बदली है मेरी लाइफ से जो ना ये मैंने जब भी इस तरीके का जो ना मौका मिलता है, यू हैव टू बी वन थिंग, आपको सच रहना चाहिए एंड योर इंटेंशन शुड बी वेरी प्योर। हम लोग जो ना देश के लिए काम करते हैं एंड आवर इंटेंशन इज ओनली द कंट्री, नॉट दिस पार्टी और दैट पार्टी, ये नहीं हमारा। तो इसलिए जो ना हमारा जो ना हर एक मौका जब भी अपोजिशन आते थे, प्रॉब्लम्स आते थे, मैं हमेशा ये सोचा करता था ये तूफान आपको उठाने के लिए। तो फॉर मी इट हैड नो प्रॉब्लम। मुस्लिम कम्युनिटी में इस इशू को लेकर सेंटिमेंट क्या है अब? मुस्लिम पे काफी लोग ये सोचते हैं कि ये ना एक मसला हल हो गया एंड दे आर वेरी हैप्पी। मुस्लिम जो ना एक मसला हल हो गया, अब इसको दोबारा उठाना नहीं चाहिए। उठाने के लिए मार्क्सिस्ट ग्रुप ने काफी कोशिश किया था लेकिन वो फेल हो गया। तो इन लोगों का भी वही है कि ये दोबारा उठाना नहीं चाहिए। यही है व्हाट मुस्लिम कम्युनिटी थिंक्स। ओके, क्योंकि पता है बहुत सारे जो एक्सट्रीम राइट वाले हिंदूज हैं वो ये मानते हैं कि इस इशू को लेकर सारे मुस्लिम्स काफी ज्यादा नाराज है, बट दैट्स नॉट ट्रू। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मुसलमानों से फ्रीली आजकल जो ना फ्रीली जो ना बातचीत वगैरह होते हैं, वो लोग भी ये समझते जो कुछ हो गया तो सही हो गया। एंड उनको देख लिए, उनके 5 एकड़ का जमीन दिया है एंड वेरी बिग मॉस्क एंड वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इज नाउ कमिंग अप। It is not very far from this place. So that is a good opportunity for them. इसी को डेवलप करना चाहिए थे। जो भी वो जगह देखेंगे वो लोग इतना इम्प्रेस हो जाएंगे, वो लोग भी कहेंगे यही अच्छा है। वरना अगर जन वहाँ मिलता, एक पार्ट होता जो जन्मभूमि जन अगर मुसलमानों को मिलता, वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। वही मैं जानता हूँ वहाँ का जो हालात क्या है करके। तो ये इट्स ए गुड थिंग, वेरी गुड। अभी एक और हॉट टॉपिक, यस, द्वारका अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। यस, क्या हो रहा है एक्चुअली? प्रैक्टिकली 2023 में ASI इन्वेस्टिगेट कर रही है? नहीं था, इसको जो इन्वेस्टिगेशन प्रोफेसर SR राव साहब थे। ही वॉज एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे। जी। उसके बाद जो ना इन्होंने ये इसमें नेशनल ओशियोनोग्राफिक डिपार्टमेंट ये है, वहाँ NIO नेशनल ओशियोनोग्राफिक में जाके जो ना उन्होंने इसके एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजी का एक ब्रांच शुरू किया। देन ही हैड कंडक्टेड सर्टेन एक्सकवेशंस एट दिस वन द्वारका जी। तो उसमें उनको जो ना जो पहले जो हम लोग इतिहास में जो कहते थे, जो द्वारका, जो कृष्ण का जो द्वारका का, उसके कुछ पोर्शंस आइडेंटिफाई किया है। एंड ही हैज आल्सो गॉट सर्टेन एंकर्स फ्रॉम देयर जो उस जमाने में यूज किया करता था। उसका डेटिंग उन्होंने ऑलमोस्ट किया है 1400 BC। दैट इज ऑलमोस्ट तो महाभारत पीरियड का है। okay. महाभारत पीरियड का भी जो डेटिंग एक आर्कियोलॉजिस्ट से अगर आप पूछेंगे, विथ ऑल द करेक्शन, इट इज वुड बी 1400 1500 BC का है। एंड लगभग वही पीरियड द्वारका का भी है। okay. क्या रिसर्च हुआ है महाभारत पर? मतलब महाभारत के पीरियड के जो एक्सकवेशन जो किया था वो प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने किया था। जो हस्तिनापुर का जो एक्सकवेशन है, वो एक्सकवेशन में वहाँ वायु पुराण में एक प्रलय के बारे में तस्करा है। तो उन्होंने जब एक्सकवेशन करके वो प्रलय की जो ना जो ये था लाइन्स थे, वो लाइन्स उनको मिला। एंड ही वायु पुराण में इन्होंने कहा था ये जो ना एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ है, दैट इज आफ्टर दिस पीरियड, आफ्टर महाभारत युद्ध में जो ये लोग जीत गया, पांडवास जीत गया, कौरवास हार के, उसके बाद हु शुड बी द किंग। तो सब लोगों से ने कहा कि हमें तो खैर तो किरीट नहीं चाहिए, किंगशिप नहीं चाहिए।
लेकिन it is your duty also that you are a Kshatri, it's your duty also to rule the country. तो आखिर में सबने कहा कि हमें सबसे छोटा आदमी है वो बनेंगे। सबसे छोटा कौन था? That was परीक्षित। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के बेटे। तो ये रेफरेंस में आयु पुराण में ये कहा है कि उनकी परीक्षित के 8 जनरेशन जब रूल कर रहे थे हस्तिनापुर, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। उसके बाद जो है यहाँ से लोग माइग्रेट करके गया कौशाम्बी। कहाँ? कौशाम्बी आजकल का इलाहाबाद। ओके। तो उसका रेफरेंस जो है ना, ये फिर यहाँ एक्सकेवेशन किया उन्होंने, तब जो ना उनको एक पोट्री मिला उस पीरियड में, जिसको हम लोग कहते हैं PGW, पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। वो थोड़ा सा ग्रेवेयर में होगा, ग्रे कलर होगा, उसमें थोड़ा सा पेंटिंग्स भी है, तो इसलिए PGW कहते हैं। और ये पोट्री जो ना सबसे नीचे का पोर्शन जो ऑल एसोसिएटेड प्लेस है, जैसे हस्तिनापुर हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया, उसके बाद जो ना 5 जगह थे, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, बागपत, सोनीपत, इन सारी जगह जो महाभारत से एसोसिएटेड है, उन सब जगह से सबसे नीचे का एरिया से ये पोट्री मिला, तो इसलिए उसको जो ना महाभारत पोट्री कहते हैं। तो उसी बेसिस पे जो ना इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया। ये वहाँ उस पीरियड है 1400-1500 BC। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर B.B. Lal. According to evidence. It's purely according to evidence. Scientifically speaking, archaeological community ये मानती है कि 1400 BC के आसपास महाभारत युद्ध हुआ होगा। महाभारत पीरियड हुआ है। ओके, हुआ है। हुआ है। कुरुक्षेत्र में डिगिंग हुई है। कुरुक्षेत्र में भी एक्सकेवेशन हुआ है। कुरुक्षेत्र में भी, वहां पर भी इसी तरीके से जो कल्चरल जो सीक्वेंस जो मिला है, बिल्कुल इसी तरीके से है। पर वेपन्स मिले, हथियार मिले वहाँ? हथियार, बहुत ज्यादा हथियार नहीं मिला। हस्तिनापुर के अलावा जो ने यहाँ अहिच्छत्र में खुदाई किया था, एंड मथुरा में किया था। मथुरा जो ना कृष्ण के जो ना बहुत किया। तो इन सारी जगह पे जो कल्चरल सीक्वेंस जो मिल रहा है, इट इज द सेम काइंड ऑफ सीक्वेंस। इसी वजह से, एविडेंस की वजह से उन्होंने कहा कल्चरल सीक्वेंस मतलब जिस तरह के पॉट्स होते थे, जिस तरह का आर्किटेक्चर होता था 1400-1500 में, मोस्टली ऐसी जगहों में। आर्किटेक्चर उस पीरियड में बहुत ज्यादा नहीं मिलते। हम लोग कहते हैं उसको वैटलैंड डॉब। क्या? वैटलैंड डॉब जो ना ज्यादा जो ना इसके बैम्बू से मकान बनाएंगे, उसके दोनों साइड में मिट्टी से बना देंगे। तो उसको कहते हैं वैटलैंड डॉब कहते हैं। वो बहुत बड़ा शहर ना, जो जिस तरीके का वर्णन मिलते थे, उस तरीके का वर्णन जन्म वाले जन शहर बहुत कम मिला है। इसलिए मुझे ऐसे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, क्योंकि हिस्ट्री भी इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है। कॉन्वर्सेशन से ही आप और ज्यादा जान सकते हो हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोगों से महाभारत के बारे में पूछा शो पर, हर कोई अलग जवाब देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 3000 BC के आसपास का फेज है महाभारत का। आई डोंट नो, पर जब मैं आर्कियोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, ये पेंटेड ग्रेवेयर की बातें होती है। वो असल में जो है वो जो बताया वायु पुराण का जी, वो वायु पुराण का जो रेफरेंस है वो बहुत सही प्रोफेसर लाल साहब ने निकाला था। उसमें कहते हैं तस्मीन नगरे नागस्वाखे त्युक्तार निजक्षु नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे। So I mean, when he was Nijakshu was ruling, Nijakshu was 8th from the generation of Parishit. Wow. तो वो जब रूल कर रहे थे, तस्मीन नगरे नागस्वाहे त्युक्तार निजक्षु, so because of that Nijakshu he abandoned the city. वो बिल्कुल छोड़ के नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे, he went to Kaushambi, and Professor Lal could excavate the same kind of pottery in continuation of it there at Kaushambi also. हमने प्रलय की बात करी। प्रलय मतलब बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग। या सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग, ठीक है। और प्रलय और फ्लडिंग ना होते रहते दुनिया की हिस्ट्री में, होते रहते हैं, चेन ऑफ, यूजुअली मीटियोर स्ट्राइक्स की वजह से।
It is mostly because of the climatic changes जो ना ये होता है। मतलब जो लोग ग्लोबल वार्मिंग की बातें आज कर रहे हैं, हाँ। डेफिनेटली पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहता है ग्लोबल वार्मिंग में। सही पर अर्थ के नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग और Natural ग्लोबल जो भी कूलिंग है। फेजेस होते रहते हैं। There are 4 season, वरुण, गुंज, मिंडल करके जो ना 4 जो ना क्लाइमेटिक जो ना बहुत बड़ा ये हुआ है। मतलब आप एक बहुत मैक्रो टाइम स्केल पर बात कर रहे yes, हो। 4 सीजन अगर आपने कहा तो लोग एक साल के पीरियड में सोचेंगे, पर आप 1000 years, thousands of years के बाद। जियोलॉजिकल टाइम में बात कर रहे हैं। कभी कभी ये हम आर्कियोलॉजिकल टाइम में बात करें, कभी जियोलॉजिकल टाइम हो जाते हैं। आपका इंटरेस्ट है जियोलॉजिकल टाइमलाइंस में? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन नर्सरी हमको पढ़ना पड़ता है इसको। क्यों? आपको पूरा जो ना इसको जो ना समझने के लिए पूरा दुनिया को आपको समझना है, क्योंकि सीजनल चेंजेस के बारे में एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलोपैथिकस, पिथिकैंथ्रोपस, ये सब जो ना समझने के लिए, और कैसे एक एक्सटिंक्ट हुआ, कैसे दूसरा जो वेगनर का थियरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस। जी। सो यू हैव टू स्टडी, एक ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, देन फिर आपका माइक्रो स्टडी कीजिए। पता है जैसे महाभारत में आई थिंक द स्टोरी है कि गांधारी ने कृष्ण भगवान को एक श्राप दिया था कि आपकी पूरी डायनेस्टी इवेंचुअली मिट जाएगी, द्वारका पानी के नीचे आ जाएगा। और फिर साइंटिफिकली स्पीकिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग फ्लडिंग हो गई वहां। पर द्वारका जो अभी पानी के भीतर है, वहां एक्सप्लोरेशन हुई है? लाल साहब ने किया, सॉरी प्रोफेसर SR राव ने किया था। मेरा सवाल ये है कि आज की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बेसिकली द्वारका और वो जो तमिलनाडु के बाहर एरिया है, ये पुंपुहार कहते हैं, इन दोनों जगहों में ज्यादा एक्सप्लोरेशन के पैसे क्यों नहीं दे रही ASI को? या इज इट नॉट ASI's डोमेन? नहीं, ASI जो पहले जो काम करते थे वो SR राव साहब जो ही वाज एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन जो उन्होंने एक्सकेवेशन किया था दैट वाज नेशनल, इसमें ये था NIO करके गोवा में एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से किया था। अब रिसर्च क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए, वो ऐसे होल जो ना आर्कियोलॉजी को ही वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बीजेपी गवर्नमेंट जो ना बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। ये आपका क्रिटिसिज्म है ऑफ द गवर्नमेंट? यस, माय दिस वन। ओके, पर बदलाव ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं। You have to have certain fertile minds. Okay, बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, कितने पैसे लगेंगे द्वारका को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए? एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन के लिए आपको जो ना बहुत ज्यादा कुछ पैसे की जरूरत नहीं हो, तो हर साल जो ना अगर आप जो ने 5 करोड़ भी दे दिया है, कुछ भी नहीं है, तो आपको जो ना उसको टीम बना के इन सब चीजों के लिए आदमी को लगाना चाहिए, तो कम से कम आपको पता हो जाए कि है या नहीं। ये इंटरनेट की क्राउड फंडिंग से भी हो सकता है? ये फंडिंग से भी हो सकता है, लेकिन जो है ना उसमें इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। ओके। डियर स्मृति ईरानी, डियर मुकेश अंबानी। सही नहीं, असल में फिर भी जो है यू नीड टू हैव ए गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ऑल दिस थिंग जी, तो वो बहुत जरूरी है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट बैकिंग मिलना इतना मुश्किल होगा इस मिशन के लिए, बट आई माइट बी रॉन्ग। एटलीस्ट ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे सकता था, पर लोग ट्राई कर रहे हैं ASI में, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ASI के जो ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनसे जो ना आप जो ना जो भी गवर्नमेंट कहेंगे उसी तरीके से मूव करेंगे। इट इज द गवर्नमेंट लीडरशिप हु शुड कम फॉरवर्ड। ब्यूरोक्रेसी का फॉल्ट है यहाँ? ब्यूरोक्रेसी का फॉल्ट नहीं है, पॉलिटिशियन का फॉल्ट है, क्योंकि दे आर द ट्रू डिसीजन मेकर्स। ये दे आर द असली डिसीजन मेकर्स। ओके, उनको इन सब चीजों, जैसे मैंने कहा जगमोहन जी के एग्जाम्पल दिया, जी मैन हु वाज पूरी की पूरा जो ना ऑर्गेनाइजेशन को ही galvanized the whole entire organization। ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, which is lacking now। All we can do is create podcasts। Yes, podcast, yes। wave create हो जाएगा। Yes, एक wave create हो जाएंगे लोग जो ना, एटलीस्ट यू कैन ट्रिगर पीपल। जब ट्रिगर करेंगे ये कहीं ना कहीं जो ना इसका ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ओके, एक आखिरी सवाल है आपके लिए, केके। कैन आई कॉल यू केके सर?
हाँ अरे Okay. बहुत थोड़ा जी आप बहुत बहुत करीब ज्यादा लोग जो है- सीनियर हो। नहीं, बहुत सारे लोग जो ना मुझे के कहते थे, के साहब कहते थे। ओके सर आई लाइक इट। ओके के सर, वन लास्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी स्टडी करते हो, स्पेसिफिकली कोई एस्पेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का जिसके बारे में आपको जानकर बहुत एक्साइटमेंट फील हुई है और जो हर भारतीय को भी जानना चाहिए? यस, आई मीन जो डिस्कवरी हुआ है 15th सेंचुरी में, जो डिस्कवरी, एक तो वास्को डी गामा इंडिया आ रहे हैं इंडिया के लिए, हाँ जी। एंड देन अमेरिका डिस्कवर करने के लिए जो ना कोलंबस जा रहे हैं। उसी टाइम में बहुत सारे जो ना लोग हैं डिफरेंट पार्ट जो ना डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं। हम क्यों नहीं गया? मतलब भारत के लोग क्यों नहीं भारत गए? ढूंढते हुए जो ना लोग आ रहे हैं पूरे दुनिया से। उस फेज में कौन रूल कर रहा था मोस्टली भारत को? शायद भारत को तो खैर तो मुगल्स थे, और उनके ये 14th सेंचुरी में जो ना सैयद सन लोदीस थे, और उसके बाद जो ना जब ये आए तो इसमें वास्को डी गामा जब आए तो इंडिया में, दैट वाज इन 1498, सैयद लोदीस थे यहाँ। मैं एक थियरी सुनाऊं आपको? ये बस थियरी है, ठीक है? अगर आप किसी अमेरिकन को मिलोगे ना, एवरेज अमेरिकन, अच्छा, वो दुनिया में ट्रैवल नहीं करते, वो सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। अच्छा, क्योंकि अमेरिका में सब कुछ है। अच्छा, आज अच्छा, हम उस वक्त के अमेरिका थे। हाँ। शायद ये एक थियरी हो सकती है कि सब कुछ था भारत में तब, इसलिए सब जाने की कुछ जरूरत तो ही नहीं नहीं था। वी हैड ये जो ना, आई मीन कुछ चीजें थे हमारे पास, जो ना इलायची थे हमारे पास, जो ना कुछ और जो ना जो स्पाइसेस थे जी। इसके अलावा बाकी आई मीन ऑफ कोर्स आई मीन वी आर एक्सपोर्टिंग सर्टेन थिंग्स, ये सब था। मतलब पैसे, लेकिन पूरा दुनिया जो ना, that was, I mean, they were going to different, they were not only coming to India, they were going to Indonesia also, they were going to Malaysia also, they were going to China also. मतलब यूरोप की बात कर रहा हूँ। यूरोप की बात कर रहा हूँ। हमको भी जाना चाहिए था। ये एक काइंड ऑफ, हमारे पास सब कुछ था तो इसलिए जो ना देखने के लिए लोग आया करते थे। दैट इज अ सिंबल दिस वन। हमारे पास जो ना वो एंटरप्राइजिंग जो होना चाहिए था, वो डायनामिज्म हमारे पास नहीं था, बट इन अदर कंट्रीज दे हैड इट। वो डायनामिज्म की वजह से जो ना उन लोगों ने पहले कॉलोनाइज किया, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1748-46 में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, वो पूरे दुनिया को फिर जो ना चेंज कर दिया। तो वो एंटरप्राइज हम लोगों को होना चाहिए था। लेकिन हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये हो गया, हम जो ना समुद्र में ट्रैवल नहीं करते थे, एक्सेप्ट छोड़ा जो सदर्न इंडिया का किंग्स को छोड़ के समुद्र में ट्रैवल करना ही जो ना रिलीजियसली मना था। हिंदू कुश को पार करना जो ना रिलीजियसली मना था। इसलिए हम जो ना दूसरे दुनिया में जाके कॉलोनाइज नहीं किया। तो दैट वाज ए ग्रेट ड्रॉबैक। एंड देन द कास्ट सिस्टम आल्सो, कास्ट सिस्टम को ने भी हम लोगों ने पीछे कर दिया। बहुत सारे डिवाइड एंड रूल, सोसाइटी को डिवाइड एंड रूल हो गया। ये किसी और ने नहीं किया, हमने खुद किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये ऐसे पॉइंट्स ना लोग अक्सर आजकल बात नहीं करते, कि डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हर कोई ये कहता कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। यस, कोई ये नहीं कहता कि वो सोने की चिड़िया मरी कैसे। सही कुछ वजह तो होगी। बिल्कुल। मतलब हम इन्वेड डेफिनेटली हुए, पर हम ये वाले इन्वेजन से पहले भी काफी बार इन्वेड हो चुके थे। ये हो चुके थे, तभी तो फाइट बैक कर सकते थे। यस, फाइट बैक कर सकते थे। तो कुछ तो हुआ। हम लोग बाहर नहीं जाते थे, हिंदू कुछ बाहर नहीं जाते थे। एक बहुत ह्यूमन लेवल पर शायद घमंड, एरोगेंस भी एक, तो ये कास्ट सिस्टम ने भी जो ना ओनली राजपूत कुड फाइट, बाकी लोग जो ना फाइट नहीं करते थे। दैट वाज अनदर। लेकिन बाकी कंट्रीज में ऐसे नहीं थे, वहां तो हर एक आदमी जो ना तलवार लेते थे। सो दिस एंड देन दिस हर्डल्स, आप समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, आप हिंदू कुश पार नहीं कर सकते। ऑल दिस वेयर डिफरेंट रीजंस। आई मीन बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ये भी है। लेकिन ये हम लोग ओपनली डिस्कस, हमारी गलतियां जो ना हम ओपनली डिस्कस नहीं करते, हमारी कमियों को हाईलाइट नहीं करते। आप काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योरियल हो सर,
मतलब आपकी थिंकिंग काफी ज्यादा बिजनेसमैन की तरह है, ये मुझे पता चल रहा है। पता नहीं, लेकिन ये है कि हमको जो ना कुछ प्लस पॉइंट्स हमारे पास थे, हाँ जी। एंड वी आर वेरी ब्रॉड माइंडेड, और कुछ माइनस पॉइंट्स भी है, तो वो दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 100% सर। आई होप कि आज के जमाने में एटलीस्ट यूथ इस तरह के इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत कुछ जाने, इसलिए बिल्कुल, बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट हमने हिंदी में किया, ना कि इंग्लिश में, अच्छा अच्छा अच्छा, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले। यस यस यस, I hope- इसे एक्सेप्ट, ये जो ना रीचेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती हाँ है। जी। मैंने वही देखा है कि जो ना हिंदी में है तो बहुत सारे लोग देखते हैं एंड इन्वॉल्व। मेरा ये मानना है कि अगर देश में एक्चुअली आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है, हिंदी हिंदी is the first. हिंदी में बात करो। Yes, yes. के चलिए, सर, thank you. यही था आज का पॉडकास्ट। आपके जाने से पहले आजियो टीम से और टीआरएस टीम से एक गिफ्ट है आपके लिए। अरे वाह, थोड़ी भारी गिफ्ट है, ध्यान से। भारी गिफ्ट मत दीजिए। भारी गिफ्ट है तो फिर तो आपको भेजना पड़ेगा। नहीं, आप बस हाथ लगाइए इसे। अच्छा अच्छा अच्छा, दिस इज फॉर यू। नहीं, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आपने देश के लिए भी बहुत कुछ किया है, तो इस गिफ्ट में मटेरियल गिफ्ट्स है, बट हमारा प्यार भी भरा है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। के सर, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, एंजॉयड इट। ओके, आई एम ग्लैड। बिल्कुल, आई एम ग्लैड। आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस है, जितनी भी लर्निंग्स है, अगले 5-10 सालों में इंटरनेट को जाननी चाहिए। बिल्कुल। 2 घंटे बात करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई ओनली स्क्रैच द सर्फेस। मुझसे 5% निकाला है आपसे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू asking you the remaining 95%. Yes, yes. And I'm looking forward to seeing कि आप क्या नई चीजें सीखोगे अगले 5-10 साल में, because I get a very student mentality from you. तो I'm very excited to meet you. अरे वाह, ठीक है। Thank you again, sir. बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, अच्छा लगा। Just enjoyed a lot. This is a good medium for us also. Yes. क्योंकि हमारे पुराने जमाने के जो लोग जो ये सब कर नहीं पाए, तो वी आर ऑल्सो ऑन द फेडिंग साइड, लेकिन फिर भी जो ना कुछ चीजें जो ना आपने जो ना निकाल दिया है, दैट इज ग्रेट, एंड वी आर ऑल्सो इक्वली थैंकफुल टू यू। Honored sir. Hope to see you again soon. Sure. Thank you, KK sir. Thank you. Sure. दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। पहले तो हमें ये बताइए कि आपको इस जॉनरा में और कौन से गेस्ट को देखने हैं। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां आप सिर्फ कॉन्वर्सेशन के थ्रू ज्यादा जान सकते हो, ज्यादा सीख सकते हो। तो प्लीज हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस भेजते रहिए। ये था आज का सुपर हिट एपिसोड। जितना हो सके शेयर कीजिए व्हाट्सएप पर। ये आउटफिट है स्टाइल्ड बाय आजियो, तो आजियो आप डाउनलोड कीजिए और तुरंत शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। आजियो प्रेजेंट्स टीआरएस बहुत ही जल्द लौट कर आएगा। हम भी सीखते रहेंगे, आपको भी सिखाते जाएंगे, और बहुत सारे पॉडकास्ट के थ्रू हमारी ह्यूमन माइंड की ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे दोस्तों। बूम शाकालाका, सी यू सून।